लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने किस डेटा का यूज किया था? आयरिस डेटा सेट का, याद है? अब इसमें हमें क्या काम करना था कि हमने बाइनोमियल का देखा था कि इसमें क्या करना था कि दो फ्लावर्स बताने थे कि ये कौन सा फ्लावर है उनके फीचर के बेस पे। उसमें हमने जो यूज किया था वो लॉजिस्टिक का सबसे बेसिक मॉडल जो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? क्लासिफिकेशंस के लिए। वो कौन सा था हमारे पास? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब ये सारा हमने स्टेप लिखवाया था, याद है? और ये स्टेप क्या होता है? हर एक मॉडल के लिए सेम रहेगा, किसी के लिए भी डिफरेंट नहीं होगा। क्या कि आप सबसे पहले क्या करते हो? एक्स और वाई डेटा डिफाइन करते हो। इससे पहले जो काम होता है वो डेटा क्लीनिंग का होता है। वो आप खुद से करते हो कि आप सबसे पहले डेटा क्लीनिंग का काम करते हो। डेटा प्री प्रोसेसिंग, कि डेटा प्री प्रोसेसिंग करोगे, देन एक्स और वाई अलग से डिफाइन करेंगे। देन फिर आप क्या करते हो कि ट्रेनिंग टेस्टिंग में डिवाइड करते हो। देन फिर क्या करते हो? आप मॉडल इंपोर्ट करते हो, जो भी आप मॉडल यूज करना चाहो। देन मॉडल को ट्रेन करते हैं, देन प्रिडिक्शंस फाइंड कर लेते हैं। अब उसके बेस पे क्या होता है कि आप एक्यूरेसी चेक करते हो कि ट्रेनिंग में टाइम में क्या एक्यूरेसी चल रही थी और टेस्टिंग में क्या एक्यूरेसी चल रही थी। अगर आपको एक्चुअली में एरर भी देखना रहेगा तो किसके थ्रू देखते थे? लॉस फंक्शंस के थ्रू। देन फिर हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास एक्यूरेसी आ रही है उसका क्या वैल्यू है। तो एक्यूरेसी को आप परसेंटेज में देखते थे, वो क्या कहलाता है? एक्यूरेसी कहलाता है। तो वो चीज हमारे पास क्या था कि अलग अलग मेथड थे कि रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसके लिए क्या था? R2 था, और हमारे पास क्या था? एडजस्टेड था। लेकिन यही क्लासिफिकेशन में जाओगे तो आपके पास क्या होगा कि मल्टीपल वे मिलेगा, कि एक्यूरेसी भी आपको मिलेगा, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और आरसी मिलेगा। अब इन चीज का क्या मीनिंग है वो हम लोग देखेंगे। देन अगर आपको लगता है कि एक्यूरेसी सही है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम लोग क्या करते हैं? फाइन ट्यूनिंग करते हैं। तो ये सेम प्रोसेस। तो जो हमने यहाँ पे एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट किया था ना, ये वाला, ये मॉडल फिट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था? एक्यूरेसी स्कोर। एक्यूरेसी स्कोर का मतलब क्या हो गया कि जो एक्चुअल वाई था और जो प्रिडिक्ट कर रहा था हमारा ये मॉडल, वो दोनों में से कितना एक्यूरेसी आ रहा है। एक्यूरेसी सिंपल क्या होता है कि जो ट्रू आंसर होगा डिवाइडेड बाय टोटल। तो जितना वो मशीन ट्रू बताएगा ना उसके बेस पे बताएगा कि दोनों क्या है, 100% बता रहा है कि मशीन हर एक आंसर को सही सही बता रहा है। तो वो हमारा क्या है कि बाय डिफॉल्ट वन दिख रहा है। और चूंकि हमारे पास डेटा भी कम था तो ये क्या है कि हमारे पास परफेक्टली ट्रेंड भी हो रहा था। लेकिन इन फ्यूचर हम लोग दूसरे डेटा पे देखेंगे तो ये वन नहीं आएगा। अगर आ भी सकता है तो फिर क्या देखेंगे कि ये ओवरफिट तो नहीं है। और ओवरफिट का कॉन्सेप्ट कैसे चेक करते थे? ट्रेनिंग का जो हमारे पास एक्यूरेसी है और टेस्टिंग का, वो दोनों कितना में डिफरेंस है ना? और दोनों के एरर के टाइम में कितना डिफरेंस है वो क्रॉस चेक करते हैं। देन यहाँ क्लासिफिकेशन। देन जैसे हमने क्या किया था कि आपने एक्यूरेसी देखा था, देन एक्यूरेसी के बाद हमने एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनवाया था। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में होता क्या है वो चीज हम लोग देखेंगे। और इसके बाद क्या था? एक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बनता है जिसपे ये क्या होता है कि आपको डिटेल्स व्यू मिलता है कि आपके पास क्या क्या डेटा किस तरीके से। ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है वो हम लोग आज देखेंगे। क्या तो एक हमने पीडीएफ मॉड्यूल लॉजिस्टिक आज में बनाएगा। तो हम लोग जो टॉपिक आज का चलेगा, मॉडल इवोल्यूशन, कि आप मॉडल को क्या करो? क्रॉस चेक करो कि एक्यूरेसी आ रही है, कितनी आ रही है, किसमें आ रही है। R2। इसमें क्या होता है कि और भी हमारे पास मेथड होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। कि जब भी आप क्या करते हो क्लासिफिकेशन चेक करते हो तो एक्यूरेसी का सबसे पहले यूज करते हो, लेकिन उसका क्या है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। देन फिर हम लोग यूज करेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो जब भी आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज करोगे तो ये चार कॉन्सेप्ट हमेशा दिखेंगे उसमें। जैसे हमने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बनाया ना, तो उसमें यही चार चीज दिखेंगे। ये दो चीज अलग होता है, बट ये क्या है कि आपको दिखेंगे। अब इनका क्या मीनिंग रहेगा वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा था कि एक्यूरेसी होता क्या है। कि अगर आप क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि आपने क्या किया है, प्रिडिक्शंस पे काम किया है। तो मान लो ये क्या है, एक्चुअल वाई होगा और ये प्रिडिक्टेड वाई होगा। 1 0 1 1 0 1। इसी तरीके से इसमें क्या होगा कि ये भी कुछ प्रिडिक्ट करके देगा मशीन। 0 1 1
0। अब ये क्या हमारे पास इस तरीके से हमारा मॉडल है। कौन सा मॉडल है ये हमारा? लॉजिस्टिक रिग्रेशंस का मॉडल हमने जो इस तरीके से यूज किया है। अब इसमें क्या दिखेगा आपको कि एक्चुअली में हमारे पास कितना ट्रू है, कि एक्चुअली में कितना ट्रू है। तो कितना ट्रू है एक्चुअल में? हम्म, एक्चुअली में आप देखोगे कि हमारा वन, ये वन ट्रू दिख रहा है। एंड देन फिर हमारे पास क्या होगा, वन वन ये भी ट्रू दिख रहा है, और ये भी हमारा क्या वही है। चलिए एक और कोई लिख लेते हैं ताकि क्या हो, रेशियो थोड़ा सा अच्छा रहे। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 के बेस पे हो गया कि जो मशीन प्रेडिक्ट करके दे रहा है सही, वो डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास कितना है, 7 है ना। तो यही हमारा क्या कहलाता है, एक्यूरेसी कहलाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है, इसको अगर आप देखोगे तो क्या क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है कि एक्चुअली में सही था और मशीन ने भी सही बताया, है ना। तो मतलब दोनों के लिए क्या हो गया, ट्रू। ट्रू ट्रू केस हुआ। दूसरा केस क्या बन सकता है कि एक्चुअली में वो क्या था, फॉल्स था, और इसने क्या बता दिया, ट्रू बना दिया। तो ये फॉल्स था लेकिन इसने क्या बता दिया, ट्रू बता दिया। चौथा केस क्या बनेगा कि एक्चुअली में वो ट्रू था लेकिन इसने क्या बता दिया, फॉल्स बता दिया। तो एक्चुअली में ट्रू था और ये फॉल्स बता रहा है। और एक केस क्या बनेगा कि एक्चुअली में भी फॉल्स था, और क्या है कि मशीन ने भी फॉल्स बताया। तो मतलब ये क्या हो गया कि दो सेम सेम बता रहा है। तो ये 4 केस हमेशा बनते हैं। अब इसमें से कौन सा केस हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कौन कौन सा केस और कौन कौन सा हमारे लिए बेस्ट नहीं रहेगा, बता सकते हो? कि एक्चुअल में भी ट्रू था, मशीन ने भी ट्रू बताया, एक्चुअल में भी फॉल्स था, मशीन ने भी फॉल्स बताया, मतलब ये केस काम कर जाएगा। तो हमारा सबसे ज्यादा डेटा कहाँ पे होना चाहिए, इन्हीं दोनों में होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, कम हो चाहिए, जितना ज्यादा कम हो कि एक्चुअली में क्या था, फॉल्स था, लेकिन मशीन क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है। तो ये केस आपको यहाँ पे दिखेगा, इसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। क्योंकि ये क्या है कि फॉल्स था और ये क्या बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है। इसी तरीके से क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव, ये वाले केस को। अब इससे हमारा क्या डिमेरिट हो सकता है, बता सकते हो? अगर मशीन इस तरीके से अगर इसमें कुछ बता रहा है डेटा, तो उससे क्या लॉस हो सकता है कि इसमें क्या है, कुछ 10 डेटा है और इसमें क्या है कि 15 है, और इसमें 5 है और इसमें 17 है। और इसमें हम लोग लेते हैं हार्ट डिजीज का, या फिर कैंसर का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो कैंसर का अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने क्या बनाया, एक मॉडल बनाया जो क्या करता है, कैंसर प्रिडिक्ट करता है कि उसको कैंसर है या नहीं है। अगर हमारे पास इस तरीके से आता है कि एक्चुअल वाला और फॉल्स वाला, और इस तरीके से 10 आता है, तो इसमें हमारे पास क्या हो सकता है उसका एडवांटेज, अगर ये केस आ रहा है तो। मान लो 10 ऐसा केस आ गया कि जहाँ पे क्या बता रहा है, फॉल्स पॉजिटिव बता रहा है मशीन। तो इससे क्या हमारे पास मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा। और उससे क्या होगा, तो ये हमारे लिए क्या होगा, कंसर्न होगा कि इसमें क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट 0 होना चाहिए। अगर आप हेल्थ केयर में जाओगे ना, तो फॉल्स अगर ट्रू सही से नहीं बता रहा है तो वो चलेगा, कि एक्यूरेसी अगर उसकी 70 भी आ रही है ना तो चलेगा, बट कोई भी फॉल्स पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। तो हेल्थ केयर में ये सबसे ज्यादा कंसर्न रहता है, और इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, टाइप 1 एरर होता है। इसी तरीके से अगर क्या रहेगा, फॉल्स नेगेटिव रहेगा कि एक्चुअली में क्या था, वो ट्रू था लेकिन उसको फॉल्स बता दिया। तो अगर सेम एग्जांपल लेके चलोगे तो ये केस चल सकता है कि वो दोबारा क्या करेगा, दूसरे डॉक्टर से जाके चेक करवाएगा। अगर मान लो आपको कैंसर नहीं है लेकिन मशीन ने क्या बता दिया कि कैंसर है, तो आप क्या करोगे, उसी पे रुक जाओगे और दवाई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे, फिर किसी दूसरे दूसरे डॉक्टर से फिर से चेक कराते हैं, है ना। तो ये क्या होता है कि माइंडसेट होता है, ह्यूमन माइंडसेट, कि अगर एक बार में अगर सही आ रहा है, मतलब बीमारी बता रहा है, तो क्या करते हैं, दूसरे डॉक्टर से भी चेक करवाते हैं। तो वहां पे एक तरीके से क्या हो सकता है कि लाइफ बच सकती है, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, क्रॉस चेक करवा सकता है, उसका मनी क्या होगा, थोड़ा सा जाएगा। बट ये भी क्या है कि हमारे लिए कंसर्न हो सकता है। बट किस केस पे, मान लो ईमेल का केस ले लेते हैं एक। आपके पास जॉब का ईमेल आने वाला था या फिर कॉन्ट्रैक्ट का ईमेल वाला आना था, लेकिन ये क्या होगा कि एक्चुअली में ट्रू रहेगा, मतलब आपके पास वो मेल किस में आना चाहिए, इनबॉक्स में आना चाहिए। आपके पास इनबॉक्स और स्पैम रहता है, कुछ मैसेज इन क्या होता है, स्पैम में चले जाते हैं और कुछ मेल पे चले जाते हैं। बाय डिफॉल्ट आप कौन सा सबसे ज्यादा चेक करते होगे, इनबॉक्स वाला। अगर आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट मेल है, अगर वो स्पैम में चला जाए तो क्या होगा, चेक नहीं करोगे तो वो मिस हो जाएगा, है ना। तो ये मिस हो गया, अगर इंपॉर्टेंट मेल है तो क्या होगा, वहां पे कंसर्न आ सकता है ना। कि मान लो एक्चुअली में क्या है कि कोई एडवर्टाइजमेंट है लेकिन इनबॉक्स में आ गया,
तो वो थोड़ी देर के लिए चल सकता है ना, कि वो आ गया तो आप क्या कर सकते हो, उसको नेग्लेक्ट कर देते हो, क्योंकि अभी भी देखो एडवर्टाइजमेंट का मेल आते ही रहता है ना, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हो चलेगा, लेकिन आपके पास जो जॉब का है, अगर वो नहीं आया इनबॉक्स में तो क्या होगा, वो नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है, तो एक्चुअल में जो ट्रू था उसको कभी भी उसको फॉल्स नहीं बोलना चाहिए, है ना, कि वो चीज कभी भी फॉल्स नहीं आनी चाहिए। तो ये किसका हो गया, ईमेल वाले केस के लिए हो गया। तो ये इसको बोलते हैं टाइप टू एरर। ठीक है, ये समझ में आया कि दोनों का यूज केस क्या है। वो डिपेंड करेगा कि हमें टाइप वन एरर सबसे ज्यादा रिड्यूस करना है या टाइप टू। ठीक है, दोनों। और तीसरा क्या होता है कि दोनों आप रिड्यूस करना चाहते हो, जैसे स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जितना आपने प्राइस पे लगाया होगा, ना ही उससे ज्यादा ना ही कम, ऐसा रहता है कि लॉस अगर कम जाता है तो भी लॉस होता है कहीं कहीं, और कहीं 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 होता है ज्यादा जाता है तो भी लॉस होता है ना। तो वो चीज क्या होता है, स्टॉक मार्केट के लिए होता है। तो वो चीज तीनों केस हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये दो केस आपको दिख रहा है, और तीसरा केस होता है F1 स्कोर। तो ये चीज, ये सारा चीज बताता है। यहाँ पे जो स्कोर देख रहे हो ना, कि आपको कौन से केस पे ज्यादा अच्छे से काम करना है, ये वाले केस पे या ये वाले केस पे, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन पे काम करना है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे किस केस पे काम करना है, कि मान लो ये एक्चुअल में कितना सही बता रहा है कितना गलत है, वो कैसे निकालेंगे इसका परसेंटेज, कैसे निकालेंगे कि एक्चुअली में जो क्या है, ट्रू पॉजिटिव है। ट्रू पॉजिटिव मतलब जो एक्चुअली में ट्रू हो रहा होगा, और डिवाइडेड बाय टोटल जितना उसके पास ट्रू बताया है, कि एक्चुअली में जो सही आंसर बता रहा है, और उसमें से एक्चुअल सही आंसर कितने हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि आप बोल सकते हो प्रिडिक्शंस पे कि स्पैम का, कि एक्चुअली में कितने स्पैम है, वो डिवाइडेड बाय कि वो ट्रू कितना बता रहा है। ट्रू मतलब टोटल, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। और और ये क्या रहेगा, ट्रू स्पैम वाला करेगा, कि टोटल ट्रू स्पैम कितना बताया है, टोटल एक्चुअल आंसर में से। तो वो क्या रहता है हमारे पास, रिकॉल रहता है। ठीक है, यही चीज नेगेटिव के लिए होता है। अगर ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, कि आपका ये केस जाएगा कि आपके पास एक्चुअल में ट्रू कितने हैं और पॉजिटिव रेट कितना हो गया। सेकंड, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव। तो ये सारा चीज क्या हो गया, प्रिसीजन। और इसी का क्या होता है, रिवर्स। इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन, या फिर हार्मोनिक सीक्वेंस। ये मैथमेटिकल टर्म होता है। बाकी इतना समझ में आया कि ये दोनों केस क्या करेगा। बाकी एक एक करके हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे अपने डेटा के साथ। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक डेटा ले लेंगे। अगर इसमें आप पहला एक्यूरेसी पे जाओगे तो एक्यूरेसी कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। एक्यूरेसी सिंपल है, जितने करेक्ट आंसर आए टोटल डिवाइडेड बाय टोटल, ये हमारा होता है। दूसरा हमारे पास इसमें लिमिटेशंस क्या होगा, कि इसमें लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं, बता सकते हो। एक्यूरेसी अगर चेक कर रहे होंगे तो इसका लिमिटेशंस, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हमने देखा, दो केस जो डिस्कस किए ना, वही उसका क्या था, लिमिटेशंस था, कि एक्चुअल में हमें कौन से केस पे काम करना है, वो कभी भी एक्यूरेसी आपको बता नहीं पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई दूसरा मेथड चेक करना। उसके लिए हमारे पास और भी जो मेथड है वो चेक करें। तो उसके लिए हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में बताया, और ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड देन इसमें से पहले रहता है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या दिख रहा है बता सकते हो आपके लिए? अगर पढ़ के देखो। सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं आपको। 101101।
वाई प्रिडिक्टेड। इसमें मान लो ये 0 बता दिया, ये 0, ये 1, ये भी 1 बता दिया, ये 0। ये इस तरीके से आपको दिख रहा है। अगर ट्रू बोल रहे हैं तो मतलब उसको कैंसर है वो। ट्रू मतलब 1 आप बोल सकते हो एक तरीके से, फॉल्स मतलब 0 आप बोल सकते हो। पॉजिटिव, हाँ, ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव मतलब एक्चुअल में कैंसर है उनको, कैंसर है, और उसमें से मशीन ने कितना सही बताया है। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखो ना, करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस, कि जो 1 था वो मशीन ने भी प्रिडिक्ट 1 ही किया है। तो उस वैसे कितने रेशियो है, कि क्या था, मशीन का भी 1 था और एक्चुअल में भी, क्या सॉरी, एक्चुअल में भी 1 था और मशीन ने भी 1 ही प्रिडिक्ट किया है। ऐसे एक्चुअल कितने दिख रहे हैं आपको? तो अगर आपको 3 दिख रहे हैं, हम्म, ये 0 1 ट्रू पॉजिटिव सिर्फ 1 के लिए है, कि ये जो केस बनेगा ना इस तरीके से, वो 0 होगा सिर्फ, 0 का, कि एक्चुअल में भी 0 था और मशीन ने भी 0 प्रेडिक्ट किया। फॉल्स पॉजिटिव होगा। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे रेशियो, ये रेशियो हमने यहाँ पे दिखाया वो, और एक इस पेज पे भी था ये वाला। यहाँ पे जो रेशियो आप देखोगे, ये दिख रहा है, यहाँ पे जो होगा, अगर आप कैंसर को लेके चल रहे हैं तो ये क्या होगा, कि उनको कैंसर है और नॉट कैंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा कि एक्चुअल वाले में कैंसर है और नॉट कैंसर। ठीक है, अब ये एक्चुअल क्या कहलाएगा, जो आप रेट क्या गए कि बाय डिफॉल्ट आपके डेटा में दिया हुआ था, कि एक्चुअल जो आपके पास डेटा में गिवन है वाई, और ये प्रिडिक्शंस वाला है जो मशीन्स करेगा, है ना। तो एक्चुअल में भी क्या था, 1 था मतलब ट्रू था, और जो हमारे पास क्या था, मशीन ने भी ट्रू बताया है। तो इसको बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव, दोनों के केस में। कि ट्रू पॉजिटिव मतलब क्या गया, कि दोनों जो बता रहे हैं वो क्या है, ट्रू ट्रू है। ठीक, तो ये हमारा ट्रू पॉजिटिव हो गया। दूसरा केस क्या बनेगा, कि एक्चुअल में क्या था, फॉल्स था, मतलब क्या था, कि उसको कैंसर नहीं था, लेकिन मशीन क्या बता रहा है, कि उनको कैंसर है। तो इसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। तो ये बाय डिफॉल्ट आपके क्या होगा, कि आपके पास 0 और 1 के बेस पे ये वाला केस दिख रहा है। देन थर्ड हमारे पास क्या होगा, कि आप क्या करते हो, कि एक्चुअल में भी क्या था, ट्रू था, लेकिन जो मशीन ने प्रेडिक्ट किया वो फॉल्स, मतलब कि एक्चुअल में उसको कैंसर था, लेकिन मशीन उसको क्या बोल रहा है, उसको कैंसर नहीं है। तो ये वाला केस में बनेगा कि फॉल्स नेगेटिव, कि वो क्या बता रहा है, कि नेगेटिव बता रहा है, लेकिन वो नेगेटिव कैसा है, फॉल्स है, मतलब सही नहीं है। इसी तरीके से इस केस में क्या था, कि पॉजिटिव बता रहा था, लेकिन वो पॉजिटिव कैसा है, फॉल्स है। फॉल्स मतलब कि वो ट्रू पॉजिटिव नहीं है, ये बोल सकते हैं। अगर आप इसके वर्ड के बेस पे जाओगे ना तो कुछ इसी तरीके से दिखेंगे आपको। फॉल्स पॉजिटिव लिखा हुआ एफपी। एफपी का मतलब जो पॉजिटिव बता रहा है मशीन, वो क्या है, फॉल्स है, कि वो पॉजिटिव है ही नहीं, लेकिन मशीन क्या कर रहा है, उसको पॉजिटिव बता रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव बोल रहे हैं। देन सेकंड केस क्या है, कि फॉल्स नेगेटिव है, मतलब कि एक्चुअल में मशीन क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, कि ट्रू है। ट्रू होगा ना यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल में ट्रू है, लेकिन जो मशीन बता रहा है वो फॉल्स है। इसीलिए यहाँ पे जो भी चीज हम लोग बात कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मॉडल के रिस्पेक्ट में। ये याद रखना है, कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, किसके तो बोलते हैं, सिंटेक्स पे लिखा हुआ है, कि मशीन्स को रिस्पेक्ट में लेके लिखा हुआ है, कि आप मशीन के रिस्पेक्ट में चीजें सोच रहे हो यहाँ पे, कि मशीन्स क्या बता रहा है, फॉल्स नेगेटिव बता रहा है, कि जो भी होगा, कि एक्चुअल में ट्रू था लेकिन मशीन क्या कर रहा है, नेगेटिव बता रहा है, तो मतलब ये क्या कहलाएगा, कि फॉल्स नेगेटिव होगा। इसी तरीके से ये क्या है, कि एक्चुअल में नेगेटिव था, लेकिन मशीन क्या कर रहा है, कि उसको पॉजिटिव बता रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव। कि सेम केस होगा, बट क्या होगा, मशीन के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो आप प्रिडिक्शंस करोगे उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, फॉल्स नेगेटिव। इसको एक्चुअल भी बोल सकते हो, या तो रियल बोल सकते हो, इसको प्रिसीजन भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, सॉरी, इसको प्रिडिक्शंस भी बोल सकते हैं, और दूसरा प्रिसीजन।
प्रिसीजन में क्या आएगा, ये वाला केस आएगा, और ये हमारा क्या होगा, रिकॉल पे आएगा। नहीं, जो R2 स्कोर था वो बाय डिफॉल्ट ना वेरिएंस निकालता था। वेरिएंस क्या आता था, दोनों के बीच का डिफरेंस। और यहाँ पे डिफरेंस से काम नहीं चलता, यहाँ पे क्या है कि या तो 1 होगा या तो 0 होगा, है ना, कि वैल्यू 1 होगा या तो 0 होगा। अगर किसी का आप क्या करते हो, डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, अगर उसका एक्चुअल में 0 है और इसका 1 आ रहा है, तो डिफरेंस डायरेक्टली क्या होगा, 1 होगा। तो वो मेथड वहां पे यूज नहीं हो पाएगा। तो ये इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्यूरेसी यूज करते हैं। अब एक्यूरेसी भी यूज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ये 4 केस आ रहे थे, तो इसमें भी क्या था, प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर हमने क्या किया, उसी को डिवाइड किया है बस। और यही चीज हमारा क्या बन रहा है, 3 केस और बना रहा है। या तो टाइप 1 का बताएगा, टाइप 2 का बताएगा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये 3 चीज क्या कहलाते हैं, कि पहला जो कहलाएगा ये रिकॉल कहलाएगा। दूसरा जो केस कहलाएगा ये प्रिसीजन कहलाएगा। और तीसरा जो होगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उसको बोलते हैं F1 स्कोर। कि आप तीनों में से कौन सी चीजें देखोगे। अगर आपको चाहिए कि इसकी एक्यूरेसी अच्छी खासी होनी चाहिए, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एरर आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, रिकॉल का स्कोर देखेंगे। अगर आपको लगता है कि फॉल्स नेगेटिव कम आना चाहिए, कि ये जो 5 है ना इसकी जगह पे मुझे 0 चाहिए, तो मतलब इसकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रिसीजन देखेंगे, कि प्रिसीजन में परसेंटेज कितना जा रहा है। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, कि अब जो भी फॉल्स नेगेटिव होता है डिवाइडेड बाय कि एक्चुअल में कितना नेगेटिव था प्लस मशीन ने कितना नेगेटिव बताया है, डिवाइडेड बाय टोटल नेगेटिव। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको एक बार और से बाकी डेफिनेशंस के बेस पे देख लेते हैं। प्रिसीजंस की एक्चुअल में करेक्ट कितने प्रिडिक्शन हुए हैं, जितना हमारे पास क्या है, ऑल पॉजिटिव प्रिडिक्शन है, कि एक्चुअल में इतने सारे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव प्रिडिक्शंस थे। कि मशीन्स ने क्या किया है, अगर इसका एग्जांपल लेके चले, कि मशीन ने क्या किया ना, कि 6 सही आंसर को प्रेडिक्ट किया है। कि मान लो हमारे पास टोटल कितने डेटा है, 10 डेटा पॉइंट्स है, उसमें से मशीन ने कितना प्रेडिक्ट किया है सही, तो 6 को सही प्रेडिक्ट किया है। अब उसमें से भी ट्रू को कितना प्रेडिक्ट किया है सही, उसमें से भी क्या है कि टोटल सही प्रेडिक्ट करने वाला ये था। अब इसमें से भी ट्रू को कितना किया है, तो ये 3 है। कि टोटल उसमें से ट्रू जो है वो सिर्फ सिंपली क्या है, 3 है। तो ये हमारा क्या होगा, 3/, और टोटल कितना प्रेडिक्ट किया है, तो हमारा 6 है, तो 6 दिखा रहा है। तो ट्रू पॉजिटिव क्या था, आपको याद होगा, ट्रू पॉजिटिव कौन सा केस था, कि दोनों के लिए सही होगा, कि मशीन में भी जितना ट्रू था और एक्चुअल में भी जितना ट्रू था उसका जो काउंट होगा वो ट्रू पॉजिटिव होगा। फॉल्स पॉजिटिव में क्या था, हम्म, कि एक्चुअल में क्या था, उसको कैंसर नहीं था, लेकिन मशीन क्या बता रहा था, कैंसर बता रहा था, मतलब फॉल्स पॉजिटिव बता रहा था, अगर आप देखोगे तो। कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, थोड़ा सा रहता है कंफ्यूजन का, बट क्या है कि यही चीज तो क्लियर करनी है इस पे। ये देखोगे, ये वाला केस बनता है, ये दिख रहा है, कि ये हमारा ये केस बन रहा है, कि फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं और ट्रू पॉजिटिव कितने हैं। क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मैंने बोला था कि मशीन के रिस्पेक्ट में हमेशा बात कर रहे हैं। तो ये चीज हम लोग केस ले रहे हैं किसमें, प्रिसीजन में। कि एक्चुअली में उन्होंने कितना ट्रू बताया है, डिवाइडेड बाय टोटल ट्रू जितना उन्होंने बताया है। कि ये मशीन्स के लिए क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब मशीन ने इन सबको पॉजिटिव ही बताया है, तो एक्चुअल में पॉजिटिव कितना बताया है, जो ट्रू पॉजिटिव होगा वो प्लस जो ट्रू नेगेटिव होगा वो। और लेकिन एक्चुअली में ट्रू कितना था, जो ट्रू पॉजिटिव होगा, जो ये रेशियो निकलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रिसीजन कहलाएगा। ठीक है, प्रिसीजंस। और इसके बेस पे क्या होता है, कि ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा, इस वैल्यू को मुझे इंक्रीज करना है, तो कैसे होगा, बता सकते हो। ये हमारा एक तरीके का एक्यूरेसी स्कोर है, इसका हमें इंक्रीज करना पड़ेगा ना 100%। 0 से 1 के बीच में हमेशा रहता है। आपको अगर याद होगा तो आप जो भी करते थे, ये बेसिकली किस चीज का फॉर्मूला है बता सकते हो, अगर जनरलाइज करें तो, एक्चुअल डिवाइडेड बाय टोटल। ये किस चीज का फॉर्मूला होता था, अमन, परसेंटेज का। तो ये परसेंटेज अगर मुझे 1 पहुंचाना है, तो मुझे किसको इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ेगा, हम्म, ऊपर वाले को। ये ट्रू पॉजिटिव को आपको क्या करना होगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब ये केस आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, है ना। और ये केस इंक्रीज करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका कोई ना कोई केस क्या होगा, इन तीनों में से डिक्रीज होगा, तभी तो, क्योंकि उसी का कॉम्बिनेशन है ना। तो इसमें से कौन सा आपका डिक्रीज होना चाहिए,
तो ये फॉल्स नेगेटिव वाला कि इसके बेस पे ये, क्योंकि अगर आप ये चीज चाह रहे हो तो ये क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, या तो ये डिक्रीज होना चाहिए। ये तो इंक्रीज होगा तो काम बन जाएगा। तो इसी का कॉम्बिनेशन बनता है। तो जैसे जैसे आप ये चीज को इंक्रीज करना चाहते हो, ट्रू पॉजिटिव को, तो वो क्या कहलाएगा कि आप प्रिसीजन के स्कोर के बेस पे काम करके देख सकते हो। तो इसके बेस पे क्या होगा कि पहला केस हमारा क्या होगा, सही होगा, ये इंप्रूव होते जाएगा। देन सेकेंड केस हम लोग ये भी देखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो कि एक्चुअल में कितना ट्रू है, तो ये ट्रू पॉजिटिव है। लेकिन हमारे पास जो प्रिडिक्शंस है एक्चुअल में कितने ट्रू है वो देखना है, कि मशीन ने कितना गलत बताया, कितना हो गया फॉल्स नेगेटिव। और हमारे पास क्या था कि एक्चुअल में कितना नेगेटिव था, बता सकते हो एक्चुअल में कितना नेगेटिव था। तो नेगेटिव केस ये बनेगा कि एक्चुअल में इतने नेगेटिव थे, लेकिन उसमें से कितना ट्रू बता रहा है ये। तो ये फॉल्स, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स प्लस एफ पी प्लस टी एन का बताएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिकॉल कहलाता है। रिकॉल आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो हमारा रियल वाला होता है, कि रियल के बेस पे देखोगे तो हमारा रिकॉल होगा। और अगर आप क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शंस के बेस वाले को देखते हो तो क्या होता है, प्रिसीजन होता है। और प्रिसीजन टाइप 1 एरर को ठीक करते हैं, और ये क्या होता है, टाइप 2 एरर होता है। इसको डेटा के बेस पे भी देखेंगे, मतलब ये प्रैक्टिकल के बेस पे भी देखेंगे। रिकॉल में क्या था हमारे पास, ट्रू पॉजिटिव, कि हमारे पास एक्चुअल में पॉजिटिव कितने हैं, और उसमें से हमारे पास क्या है, इसमें ये है ना कि जब तक आप बॉक्स नहीं बनाते तब तक आपको विजुअलाइज नहीं होता। ये हमारे पास क्या था, इधर एक्चुअल का पॉइंट हमने रखा था, और इधर प्रिडिक्शंस के लिए रखा था। एक्चुअल में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और इधर भी प्रिडिक्ट करके कुछ पॉजिटिव देगा और कुछ नेगेटिव देगा। ठीक है। जो पहला केस होगा वो दोनों के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव। मतलब अगर दोनों के लिए ट्रू हो रहा है तो ये ट्रू पॉजिटिव कहलाएगा। जो पहला केस है ये दिख रहा है, तो टोटल ट्रू पॉजिटिव जो होगा, देन हमारे पास क्या है कि एक्चुअली में वो क्या था, नेगेटिव था, लेकिन मशीन उसको क्या कर रहा है, पॉजिटिव बता रहा है। तो इसको क्या बोलते थे, इसमें से गलत कौन बता रहा है, मशीन गलत बता रहा है। तो मशीन क्या कर रहा है कि उसको पॉजिटिव बता रहा है, लेकिन वो क्या है, गलत है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव, कि मशीन जो बता रहा है वो फॉल्स पॉजिटिव है। देन इसी तरीके से क्या होगा कि एक्चुअल में पॉजिटिव है, लेकिन मशीन उसको क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स नेगेटिव, कि एक्चुअली में ट्रू था लेकिन वो नेगेटिव बता रहा है मशीन। तो हम लोग जो भी बात करेंगे ना, ये मशीन्स के बेसिस पे बात करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग मॉडल बना रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा केस जाएगा, फॉल्स नेगेटिव का केस जाएगा। और इसमें क्या होगा कि एक्चुअली में भी नेगेटिव था, और क्या था कि मशीन ने जो प्रिडिक्ट किया वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रू नेगेटिव। मतलब दोनों के लिए सही है, कि ये नेगेटिव है लेकिन दोनों के लिए। तो इस तरीके से वो केस बनेगा। तो आपने क्या किया, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। इसमें क्या हो गया कि एक्चुअल हमारे पास कितने ट्रू हैं, और उसमें से मशीन ने कितना ट्रू बताया है। ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में आपके पास कितने ट्रू हैं, वो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये क्या हो गया, इस केस को हम लोग बोल सकते हैं कि एक्चुअल में कितने ट्रू है, कि एक्चुअल में हमारे पास कितना ट्रू था वो केस, और उसमें से मशीन ने कितना ट्रू बताया है। ये हमारा क्या होगा, सिर्फ मशीन का ट्रू, कि मशीन ने क्या किया, सिर्फ इतना ही ट्रू बताया। तो इस केस से हमारा क्या होगा, ये एक हमारे पास मान लो इसको रिकॉल बोल दिया। अब इस केस में मुझे इसको क्या करना होगा, इंप्रूव करना होगा। तो इसके लिए मुझे कौन सा नंबर करना पड़ेगा, अगर मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करनी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो इसको अगर 1 लेके जाना है तो मुझे क्या करना होगा, या तो ये वैल्यू रिड्यूस करना पड़ेगा, या तो इस वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास क्या रहेगा केस, अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हो तो आपको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, या तो इसको इंक्रीज करो। अगर आप इसको इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा केस क्या बनेगा, कि इसको रिड्यूस करो। तो ये अगर आप इसको रिड्यूस कर रहे हो तो कौन से केस से डील कर रहे हो आप, टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या था, जैसे मैंने स्पैम के बारे में बताया था, कि जो स्पैम वाला मेल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा,
कि आपके पास स्पैम में जाएगा, और जो हमारे पास रियल मैसेज होगा वो किस में आएगा, इनबॉक्स में आएगा। तो ये केस यहाँ पे क्या होगा, आपका सही आने लगेगा। ये समझ में आया कि रिकॉल क्या करेगा, कि जो भी हमारे पास फॉल्स नेगेटिव था, फॉल्स नेगेटिव मतलब कि एक्चुअली में उसको इनबॉक्स में जाना चाहिए था, लेकिन किस में जा रहा था, स्पैम में जा रहा था। अब इस चीज को हम इंप्रूव करेंगे तो कौन सी वैल्यू इंप्रूव होगी, तो ये फॉल्स नेगेटिव इंप्रूव होगी, क्योंकि मुझे इसी को तो रिड्यूस करना है। जैसे जैसे ये रिड्यूस होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसकी रेशियो बढ़ जाएगी। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सेम केस इसके लिए भी हम लोग देख रहे थे कि अगर आपको क्या करना है, ट्रू पॉजिटिव देखना है कि एक्चुअली में ट्रू पॉजिटिव कितना है, और ये ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, इसका क्या होगा, ये और ये दोनों सेम सेम है या अलग अलग है फॉर्मूला, देख के बताओ। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या अलग है, तो फॉल्स पॉजिटिव मतलब अब हम लोग इस केस को लेके चल रहे हैं, है ना। जब इस केस को लेके चलते हैं तो ये हमारा क्या कहलाने लगेगा, प्रिसीजन। प्रिसीजन कहलाएगा प्लस, अब इसमें हम लोग किस केस को लेके चल रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव, कि इसको कभी भी कोई भी आंसर जो एक्चुअली में गलत है उसको सही नहीं बताना, कि मतलब जो मशीन है वो सही चीज को हमेशा गलत बता रहा है। ये फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या था, कि एक्चुअली में सही था, एक्चुअली में सही था लेकिन वो क्या बता रहा है, गलत बता रहा है। जैसे मैंने कैंसर का केस लेके चला था, एक्चुअली में उसको कैंसर था, लेकिन मशीन क्या बता रहा है, नो कैंसर। तो हमें इस वाले केस को ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। इंप्रूव करना पड़ेगा मतलब इसको मुझे जीरो लेके जाना पड़ेगा, और इसको जैसे जैसे आप जीरो लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, तो ये वन के आसपास चला जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि प्रिसीजन कब चेक करेंगे और रिकॉल कब चेक करेंगे। तो ये कब हमें टाइप 1 एरर चेक करना है, कब हमें टाइप 2 एरर चेक करना है, वो कैसे पता चलेगा, सिनेरियो पे। जैसे हमने बताया कि हमें कौन सा सिनेरियो पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। देन तीसरा होता है कि आप इन दोनों का क्या कर सकते हो, रेशियो ले सकते हो, जो कहलाएगा F1 स्कोर, कि मुझे इनको भी इंप्रूव करना है और इनको भी इंप्रूव करना है। जैसे मैंने स्टॉक मार्केट का एग्जांपल दिया था कि ना ही मुझे, अगर आप क्या करते हो, लोवेस्ट वैल्यू रखते हो, अगर कम वैल्यू आता है तो भी आपका लॉस है, अगर ज्यादा आपका क्या होता है, जाता है, तो भी आपका क्या है, लॉस है। कि आपका लॉस मतलब कि आप ज्यादा रिस्क रख रहे हो, अगर आप ज्यादा रिस्क रख रहे हो तो ज्यादा लॉस हो रहा है, अगर आप कम रिस्क रख रहे हो तो क्या होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। तो मुझे कोई ऐसा बीच का पॉइंट चाहिए जिसमें क्या हो, ज्यादा रिस्क भी ना हो और हमारा क्या हो, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो, है ना। तो ये केस हम लोग क्या करते हैं, इस पे लेके चलते हैं, वो होता है F1 स्कोर पे। ये समझ में आया कि आपका मॉडल अगर अच्छे से काम कर रहा है उस सिनेरियो में, तो हम लोग क्या देखेंगे, F1 स्कोर देखेंगे, अगर स्टॉक मार्केट का एक्यूरेसी देखेंगे तो। ठीक है, ये समझ में आया कुछ, बताओ रिकॉल का, बताओ तो रिकॉल का सार्थक। क्योंकि रिकॉल और हमारे पास जो प्रिसीजन होता है ना, ये क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसलिए। हम्म। थोड़ी देर के लिए, कोई नहीं, 5 मिनट इस बार चलेंगे। हम्म। पता नहीं, चलो कोई नहीं, इतना हो गया। ये बताओ, 50-60% समझ में आया, 100% तो नहीं बोलेंगे, तो 50-60% का, नहीं, 2-3 बार देखो, ये चीज है, 2-3 बार रिवाइज करोगे तभी समझ में आता है, समझे। क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है, इसलिए जब तक आप इन टर्म से यूज टू नहीं होगे तब तक थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन रहता ही है। लेकिन हाँ, जिस समय अगर कोई समझाता है उस समय समझ में आ जाएगा, दोबारा जब आप पढ़ोगे ना तो उस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है। क्यों, क्योंकि उस समय आप कॉन्सेप्ट उस समय भूल जाते हो। अभी क्या है कि पहले मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, देन फिर मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, तो वो चीज यहाँ पे रहती है। और चेक क्यों कर रहे थे वो भी हमने दिखा दिया। तो यहाँ पे 3 अलग अलग इमेज रखा है। पहला क्या रखा है, कि एक्चुअली में बोलते क्या है, दूसरा एरर के बेस पे रखा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एरर के बेस पे दिख रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं, टाइप 1 एरर, इसको बोलते हैं टाइप 2 एरर। अब यही चीज अगर डेटा के बेस पे देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक्चुअली में हमारे पास क्या है, इतना सारा डेटा है। इसको मैं डेटा के बेस पे ही बात कर लेते हैं, कि मान लो ये हमारे पास क्या है, कैंसर का डेटा है। टोटल कितने डेटा पॉइंट्स है, तो 165 है।
यहाँ पे लिखा हुआ ना n = 165। अब इसमें से आपको निकालना है कि एक्यूरेसी कितना बता रहा है। तो एक्यूरेसी क्या होगा बता सकते हो? इस मॉडल की एक्यूरेसी कितनी होगी? इसको कैंसर है या नहीं है वो हम लोग मॉडल बनाया, उस तरीके से ये टेबल बनाया। अब इसकी एक्यूरेसी बतानी है, सिंपल एक्यूरेसी बताना है। अभी F1 और प्रिसीजन का नहीं बात करें। तो एक्यूरेसी कितना आएगा, कितना होगा बता सकते हो सार्थक? कि एक्चुअल में हमारे पास कितना एक्यूरेसी होगा वो बताना है। एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी? कैसे पता चल रहा है? तो हमारे पास क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव जितना होगा वो प्लस ट्रू नेगेटिव जितना होगा वो। क्योंकि एक्चुअल में मशीन के लिए भी सही होना चाहिए और ह्यूमन के लिए भी सही होना चाहिए। तो ये केस सही बनता था और एक ये केस सही बनता था। इतना डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है 165 है। मतलब ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, या फिर फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। इस तरीके से अगर लिखना चाहे तो इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। और अगर डायरेक्टली लिखना चाहे तो कितना होगा, 150 डिवाइडेड बाय 165। कितना आएगा आंसर, कितना आएगा पक्का? मतलब मान लेते हैं ना कि 85 टू 90% के बीच में होगा, है ना? ये कितना हो सकता है कि मान लो 85% मान ले रहे हैं कि 85 ये आएगा। इस तरीके से कि 0.85, मतलब ये क्या है कि ओवरऑल स्कोर इसका 85 है ना? अब मुझे क्या करना था, टाइप 1 एरर चेक करना था। क्यों? क्योंकि ये कैंसर का डेटा है। कैंसर का डेटा है तो हमारे पास टाइप 1 क्या होना चाहिए, इसकी एक्यूरेसी अच्छी खासी होनी चाहिए कि एक्चुअली में उसको क्या है कि जो भी एक्चुअल में था वो मशीन उसको गलत ना बताए, है ना? कि जिसको कैंसर था वो क्या बताना चाहिए, उसको कैंसर ही बताना चाहिए, नोट कैंसर नहीं। तो हम लोग कौन सा केस फोकस करेंगे, तो इस वाले पे। तो इस वाले का रेशियो कैसे निकालेंगे फिर? कि हम लोग क्या करते हैं कि ट्रू पॉजिटिव मतलब मशीन ने कितना ट्रू बताया है, डिवाइडेड बाय कि हमारे पास क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव मतलब मशीन ने जितना पॉजिटिव बताया प्लस जो प्रिडिक्ट करके आ रहा है। तो ये क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव। ये था फॉल्स पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा इसका रेशियो, ट्रू पॉजिटिव कितना है 50 डिवाइडेड बाय क्या होगा 50 प्लस 10, कितना होगा 50/60। तो कितना आएगा बता सकते हो, क्या आएगा बता सकते हो? डिवाइड करके बताओ जल्दी से। निखिल। नहीं, बताओ इसका आंसर कितना आएगा? तो डिवाइड नहीं कर रहे हो ना? हम्म डिवाइड करके बताओ जल्दी से। तो ये कुछ आएगा इस तरह से। तो थोड़ी सी क्या होगा कि इसमें हमारी एक्यूरेसी कम है। तो अगर आपको इसको में इम्प्रूव करना होगा तो ये फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। वो कैसे करेंगे, तो आगे हम लोग फाइन ट्यूनिंग का यूज करते हैं। देन यही चीज मुझे अगर ये केस पे देखना होगा तो इसकी एक्यूरेसी कितनी है बता सकते हो? तो ये क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव मतलब एक्चुअल में कितना पॉजिटिव है डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ये कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 5। तो कितना होगा 55 होगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 55, तो ये अप्रोक्स क्या होगा 90 से अब होगा, है ना? तो मान लेते हैं ये 94 के आसपास मान लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी दिख रही है कि ये नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। जैसे जैसे ये रिड्यूस होगा ये इंक्रीज होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, इस तरीके से डिपेंडेंट है। अगर आप टाइप 2 एरर पे चेक कर रहे हो तो ये नंबर क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए। अगर टाइप 1 पे एरर पे आप देख रहे हो तो क्या होना चाहिए, रिकॉल का नंबर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है? तो ये हमारा क्या होगा, रिकॉल और प्रिसीजन का काम हो गया कि हमें कौन से एरर पे काम करना है, उसके बेस पे हम लोग स्कोर देखते हैं। अब ये समझ में आ गया इसका रेशियो? अगर आपको दोनों पे काम करना है तो F1 स्कोर में भी क्या होता है ना, अलग अलग वेरिएंट होते हैं। इनके बारे में कब यूज करना है, तो F1 स्कोर क्या आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल होता है। और ये क्या होता है हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स, जिसके वजह से क्या करते हो, कब यूज करेंगे, जब हमारे पास इम्बैलेंस डेटा सेट होगा। अगर आपको लगता है कि जो हमारे पास डेटा सेट है वो बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड का मतलब बताया था हमने, क्या होता है? एग्जाम्पल बताओ।
कि जो भी आप प्रिडिक्ट कर रहे हो उसका जो रेशियो होगा डेटा का वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग यहाँ पे स्पैम का लेके चलेंगे, तो स्पैम और नॉट स्पैम में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कि इसमें 50%, इसमें भी 50% होना चाहिए। ताकि क्या हो कि जो भी हमारा मॉडल हो वो न्यूट्रलाइज क्या कर सके, आंसर कर सके। अगर मैं क्या करता कि 10 डेटा रखता, उसमें से 8 डेटा किसका रख देता, स्पैम का, और 2 डेटा रखता नॉट स्पैम का, तो ज्यादा चांसेस किसके रहते हैं, एक्यूरेसी का ऑटोमेटिकली, नॉट स्पैम का, है ना। क्योंकि उसकी क्या है, वेटेज ज्यादा है। तो ये वेटेज के बेस पे होता है कि अगर आपके पास वेटेज नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, F1 स्कोर पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। अब ये हम लोग कैसे चेक करते हैं कि वेटेज है या नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या देख सकते हो, उनका काउंट करके देख सकते हो कि किसका डेटा कितना ज्यादा है। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, काउंट के बेस पे आप देख सकते हो। ये हो गया हमारे पास। अगर इम्बैलेंस डेटा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक डेटा भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंथेटिक डेटा क्या होता है, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, क्रिएटेड। सिंथेटिक मतलब होता है कि वो नेचुरल में नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, उसी के नेचर्स को फॉलो करके नया डेटा बनाया है, लेकिन वो एक्चुअल डेटा नहीं है, कि वो क्या है, रियल नहीं है। सिंथेटिक का मतलब होता है रियल। तो आप क्या करोगे, इसमें से जो डेटा है जिस तरीके का, उसी तरीके का डेटा आप क्या करोगे, क्रिएट कर लोगे, डमी डेटा, और उसी में क्या करोगे, मिक्स कर दोगे। तो उसको बोलते हैं सिंथेटिक डेटा। लेकिन उसमें क्या आएगी, थोड़ी सी एक्यूरेसी फिर कम आएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डेटा मिक्स कर रहे हो। बाकी आरओसी एओसी हम लोग देखेंगे इसके बाद का, इसमें नहीं है वैसे, बस इतना, ये 3 केस समझ में आया हुआ, तो बाकी चीजें हम लोग समझ जाएंगे। अब इसमें जो यूज करेंगे, इसमें क्या था कि सारी चीजें 0 0 आ रही थी। अब अगर आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये दिख रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करना इजी था। इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे थे, कि सिंपली आप मैट्रिक्स से क्या ले रहे थे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स ले रहे थे, है ना। देन इसी में जैसे आप क्या करते थे, एक्चुअल वाई और प्रिडिक्टेड वाई डालते थे। अब इसके बेस पे यही 4 मिल रहा था, ये दिख रहा है। अब इसमें अगर आप देखोगे 0 0 दिख रहा है। अगर ये दोनों केस 0 0 है तो ऑटोमेटिकली क्या है, एक्यूरेसी आपका 100% है ना। अगर इसमें कोई भी डेटा है तो आपको क्या होगा कि एक्यूरेसी कभी भी 100% नहीं। और कभी कभी ऐसा केस आता है ना, कि अगर आप इसको इम्प्रूव करोगे ना, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इसको आप इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा। कभी कभी ऐसा भी हमारे पास डेटा रहता है। ठीक है। तो आप क्या कहते हो कि जिस पे ज्यादा फोकस करना रहेगा, कि मुझे मान लो इस वाले केस पे ज्यादा फोकस करना है, तो इसमें कुछ एरर रहेगा तो काम बन सकता है। तो वो चीज हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिसीजन हो गया, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और सपोर्ट। ठीक है। अब इसी तरीके से नीचे एक्यूरेसी है। ये 0 और 1 क्या है बता सकते हो, कि एक्चुअल हमारा रहेगा ये, कि एक्चुअल में हमारा एक था ट्रू था और एक फॉल्स था, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू। अब यहाँ पे क्या, वहां पे क्या था ना, कि एक्चुअल इस तरीके से मैंने लिख के दिखाया था, और यहाँ पे क्या था, प्रेडिक्टेड था। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन पहला बनेगा वो कौन सा रहेगा, कि इसमें क्या था, कि एक्चुअल में भी फॉल्स होगा, और क्या है, प्रिडिक्शंस में भी फॉल्स था। उस समय प्रिसीजन का क्या स्कोर है वो दिखेगा, कि एक्चुअल में भी ट्रू था और प्रिडिक्शंस में भी ट्रू था, उसका प्रिसीजन स्कोर क्या होगा। इसी तरीके से रिकॉल स्कोर क्या होगा, F1 स्कोर क्या होगा। अब इसको सपोर्ट करने के लिए कितने डेटा पॉइंट्स हैं, टोटल हमारे पास कितने डेटा पॉइंट है, तो 80 है। तो 80 में जीरो कितने सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें से जीरो को सपोर्ट करने के लिए 36 डेटा पॉइंट्स हैं। और जो 1 को सपोर्ट कर रहे हैं वो वैसे कितने डेटा पॉइंट्स है, तो 44 डेटा पॉइंट्स है इसमें। अब इसमें क्या है, कि ये मैक्रो मतलब बाय डिफॉल्ट एवरेज ही है। एवरेज बेसिकली होता क्या है, कि जो भी हमारे पास एक्चुअल रहेगा डिवाइडेड बाय टोटल, कि इन दोनों का जो एक्चुअल होगा डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर होंगे, कि आपके पास 80 डेटा पॉइंट्स है, और ये दोनों डेटा पॉइंट्स को जो क्या कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा प्रिसीजन के ये वाले पे और ये वाले पे, तो उसका स्कोर ये रहेगा। ठीक है? इसी तरीके से क्या है, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज हमने बताया था क्या होता था, बैलेंस वाला, कि किसका वेटेज ज्यादा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से कैलकुलेट करता है। अगर हमारे पास क्या रहता, कि प्रिडिक्शंस में 1 का ज्यादा वेटेज रहता है, मतलब ये 90 नो डेटा रहता है और इसका 1 डेटा रहता है, तो वो यहाँ पे दिखता कि वेटेज के बेस पे प्रिसीजन क्या है, रिकॉल क्या है, अंदर हमारे पास F1 स्कोर क्या है, और उसको कितने डेटा पॉइंट क्या कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं।
आपको ज्यादा अगर फोकस करना है तो किस चीज पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे? ये चीजों पे, यहाँ से यहाँ तक का। एंड देन अगर आपको फोकस करना तो ये वाले एवरेज पे भी कर सकते हो। बाकी इन फ्यूचर क्या रहता है कि वेटेड वाला हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करके चलते हैं डेटा, कि दोनों में डेटा सेम सेम होना चाहिए, तभी हम लोग आगे का काम करेंगे। तो ये चीज आप क्या करते हो, लास्ट ऑप्शन रखते हैं जब आप डेटा क्या करते हो, वेट पे नहीं रखते। तो आपको प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर पे काम करना, क्योंकि इसमें सब वन है ना, तो आपको उतना अच्छे से आइडिया नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरा डेटा लेके रखेंगे। तो कोई दूसरा डेटा क्या ले लें, जिसके बेस पे, क्योंकि मैंने एक तो डेटा था हमारे पास जिसमें कैंसर का, नहीं कोई तो था एक जिसके बेस पे हमने बनाया था। यहाँ पे हमारे पास होगा बैलेंस्ड इंश्योरेंस क्लेम का। हमारे पास क्या था कि इंश्योरेंस क्लेम का डेटा था, उसी का यूज कर रहे हैं। मैं क्या करता है, एक नया फाइल, न्यू नोटबुक, और डेटा क्या ग्रुप में शेयर कर दे। क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है कि इसमें क्या है। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम रिपोर्ट डेटा, तो यहीं पे कहीं पे होगा इंश्योरेंस क्लेम। ये रहा। तो मैं आपके साथ एक डेटा शेयर कर रहा हूँ, इधर देख लो। ये मैंने यहाँ पे भी शेयर कर दिया। हाँ यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये हो गया। ये इंश्योरेंस क्लेम का क्या है, हमारे पास एक डेटा है। अब इस डेटा में क्या होगा, अगर आप देखना चाहो तो कैसे कर सकते, देख सकते हैं। यहीं पे वो बेसिकली प्रैक्टिस के लिए था कि सारी चीजें क्या होंगी, क्योंकि हमारे पास F1 सबका स्कोर क्या था, 0-0 था। तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे, दूसरे डेटा से क्रॉस चेक कर रहे थे। बाकी ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी हमारे पास क्या था कि नेम, क्या आप ये लाइब्रेरी यूज करते हो? वॉइस का यहाँ पे यूज नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। और ये लाइब्रेरीज आपको पहले से पता है, इसमें से कोई ऐसा लाइब्रेरी जो पढ़ा नहीं है आपने? रिवाइज करवा दें। जो पहला लाइन है वो आपको पता है कि ये लाइन क्या करता है। हाँ। हेड क्या करता है? तो यहाँ पे कुछ डेटा के बारे में हम लोग बेसिक बेसिक ओवरव्यू ले लेंगे। पहले हमारे पास क्या है, मंथ एज अ कस्टमर, कि वो हमारे साथ कितने दिनों कितने महीनों से जुड़ा हुआ है। कि इंश्योरेंस कंपनी से, या फिर क्या होता है कि आप कोई भी लोन लेते हो बैंक से जुड़ते हो, तो वो बताना है कि आप 5 सालों से इस बैंक से जुड़े हो। तो इसी तरीके से क्या है कि ये लोन के लिए कितने महीनों से जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या है, मंथ में टाइम। दूसरा कि हमारे कस्टमर का एज क्या है ना। देन हमारे पास तीसरा क्या है, पॉलिसी नंबर है, दिख रहा है। देन हमारे पास क्या है, पॉलिसी बाइंड डेट, की पॉलिसी किस दिन खत्म हुई थी, यही होता है ना। पॉलिसी स्टार्ट स्टेट है ना, OH इन, इसके बारे में कुछ आइडिया किसी को? स्टेट है, पॉलिसी स्टेट है ना, ये वो स्टेट वाला नहीं है स्टेट। ये पॉलिसी स्टेट है, मतलब किस टाइप का पॉलिसी है उनके पास। तो OH है, इन है, IL है। तो कोई अगर इंश्योरेंस कंपनी में काम किया होगा जी, या किसी का इंश्योरेंस होगा, तो ये चीज जरूर सुना होगा। नहीं सुना? CSL क्या होता है? CSL स्कोर, ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं। तो जो हमारे पास तो हमें जो जो कॉलम अभी समझ में आ रहे हैं ना, उस कॉलम के बेस पे काम करेंगे, ठीक है। नहीं, जैसे हम लोग ये समझ में आ रहा है, ये रख लेंगे। ये समझ में आ रहा है, ये भी रख लेंगे। पॉलिसी नंबर रखने से कोई काम बनेगा? पॉलिसी नंबर क्या है, उससे क्या आप प्रिडिक्शंस कर सकते हो कि उसी पॉलिसी को कितना देना पड़ेगा पैसा। तो ये यूनिक आईडी है ना। अब इसके बेस पे मुझे प्रिडिक्शंस करना है कि किसको कितनी हमें क्या देना है, किसको पॉलिसी मिलेगी या नहीं मिलेगी।
मतलब ये क्लेम कर पाएगा ये नहीं कर पाएगा। तो ये पॉलिसी नंबर के बेस है। तो ये पॉलिसी नंबर कुछ डिपेंड करेगा प्रिडिक्शंस में हमारा। ये पॉलिसी नंबर क्या था, यूनिक हो गया, और ये हर कस्टमर के अलग अलग रहेगा। तो ये पैटर्न फाइंड करने के लिए हमारे लिए कोई भी क्या है, बेनिफिशियल नहीं है, तो ये कॉलम नहीं रखेंगे। तो ये रख सकते हैं, बाइंड डेट रख सकते हैं। देन हमारे पास पॉलिसी स्टेट, इसके बारे में पता नहीं है, अगर पता रहता तो ये भी क्या कर सकते थे, रख सकते थे। देन सीएसएल का भी। देन पॉलिसी डिडक्टेबल, मतलब क्या हो गया कि जितना डिडक्ट हो रहा होगा अमाउंट। देन पॉलिसी एनुअल प्रीमियम, कि वो हर महीने कितना प्रीमियम क्या कर रहा है, पे कर रहा है। अम्ब्रेला लिमिट मतलब छाते, मतलब ओवरऑल कितना कवर कर पा रहे होंगे, कि एक इंश्योरेंस कितना कवर कर पा रहा है यहाँ पे, कि कितना कवर करेगा। हाँ मतलब लिमिट, कि कितना का आपका अमाउंट का क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। तो ये जीरो दिख रहा है। इंश्योरेंस जिप, ये भी नहीं पता। देन ये क्या है हमारे पास, जेंडर के बेस पे है। फिर हमारे पास क्या है, एजुकेशन लेवल, कि जो भी हमारे पास एम्प्लॉय है उसका एजुकेशन कौन सा है। देन हमारे पास क्या है, उनका जो इंश्योरेंस ले रहा है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, कि वो किस फील्ड पे क्या है, वर्किंग है। ग्रेस, क्या हो गया, चलो इधर देख लो। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हॉबी के बेस पे भी है, कि उनके पास क्या है, हॉबी के बेस पे डेटा है। इंश्योरेंस में हॉबी वाले लेते हैं क्या, क्योंकि वो देखता है ना कि इसके बेस पे क्या होता है, कि आपका प्रीमियम भी डिफाइन होता है, और इसके बेस पे क्या होता है कि आपको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी रहता है। ये तो बहुत कम है। अगर आप इंडस्ट्री में काम करोगे ना, तो ये कॉलम 4-5 है ना, उसमें 1000 कॉलम, 100 कॉलम रहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस रिलेशनशिप, कि जो भी हमारा इंश्योरेंस है उसमें किसी ना किसी का क्या होता है, नॉमिनी या फिर किसी भी तरीके का क्या होता है, एक हमारे पास कॉन्टेक्ट होता है, तो वो किसका रहेगा। कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, ये सब भी रहता है क्या। इंसिडेंट डेट, कि मतलब उसका इंश्योरेंस कब, मतलब उसका एक्सीडेंट कब हुआ था, उसके बेस पे क्या है उन्होंने क्लेम किया है। किस टाइप का एक्सीडेंट हुआ था वो बताया है। इंसिडेंट, हाँ। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होगा तभी ना इंसिडेंट होगा। मतलब इसका क्या है, सिंगल व्हीकल कॉलिजन हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं गाड़ी टकराई है, उसके बेस पे क्या है कि साइडेड कॉलिजन है, मतलब कॉलिजन किस टाइप का वो बताया। देन इंसिडेंट सिवियरिटी कितना है, तो मेजर डैमेज है। तो ये बाय डिफॉल्ट जहां तक मुझे लग रहा है ये क्या है, कार से रिलेटेड है, कि कार का इंश्योरेंस लेते हो ना, वो इसका डेटा है। देन उसमें पुलिस पहुंची थी या नहीं पहुंची थी। दूसरा चीज, कि किस स्टेट में था। देन सिटी कौन सी सिटी में हुआ था, और क्या क्या डेटा है। मैंने भी कैगल से ही भी लिया है। इंसिडेंट आवर ऑफ डेज, कि दिन में किस टाइम पे हुआ था। देन उसमें कितने व्हीकल इन्वॉल्व है, मतलब जो भी एक्सीडेंट हुआ था उसमें कितने व्हीकल आपस में थे, तो सिंगल था। प्रॉपर्टी डैमेज, कि क्या हुआ है, किसी की प्रॉपर्टी भी इसके साथ डैमेज हुई है, मतलब कि ये रोड में नहीं था, किसी के घर में जाके ठोक दिया था, नहीं। देन बॉडी इंजरीज, कितने लोग घायल हुए। विटनेस, कितने लोग वहां पे खड़े थे देखने के लिए। क्या है, पुलिस रिपोर्ट, तो क्या पुलिस रिपोर्ट हुई है, हाँ हुई है। टोटल क्लेम कितना कर रहा है ये कार वाला, तो 71 के क्लेम कर रहा है। उसमें से इंजरी क्लेम कितना है, इतना है। प्रॉपर्टी क्लेम कितना है, ये है। और व्हीकल क्लेम क्या है, ये है। देन ये हमारे पास क्या है, ऑटोमेक, मतलब कंपनी कौन सी है गाड़ी की है। कोई नहीं बंद कर रहे। देन ये मॉडल कौन सा था, ईयर कौन सा है, अभी बताना है, कि ये जो रिपोर्ट हो रहा है, रिमोट है। अब देखते हैं कुछ देर के लिए। ये बताओ, ये डेटा समझ में आया, बताओ ये डेटा है क्या। क्योंकि आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आपको डेटा का नॉलेज रहेगा। और इसमें इसीलिए होता है ना कि मशीन लर्निंग डेटा साइंस पे डोमेन नॉलेज मांगता है। क्यों मांगता होगा, ये बता सकते हो। डोमेन नॉलेज, कि जैसे हमें भी क्या है, कुछ डेटा के बारे में नहीं पता चल रहा है, अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पता होता तो आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो इसी चीज को बोलते हैं डोमेन नॉलेज। तो इंडस्ट्री में क्या बोलता है कि आपके पास अगर डोमेन नॉलेज है तो उसके बेस पे पैसा मिलता है।
नहीं तो फिर मुझे क्या करना होगा, एक बंदा अलग से रखना पड़ेगा जो जिसके पास क्या होगा, डोमेन नॉलेज होगा। तो दो लोग काम करेगा तो क्या होगा, सैलरी भी तो दो लोगों में बटेगी। अगर वही बंदा एक ही में काम कर पा रहा है तो सैलरी भी क्या होता है, एक ही बंदे को मिलती है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसमें पैकेज फिर हाई जाता है। ये समझ में आया? तो किसी एक फील्ड में आप क्या आते हो, इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, दो तीन चार कर सकते हो, बट क्या आता है मेन दो या तीन में रखते हैं। जैसे बहुत लोग क्या जाते हैं, फाइनेंस में चले जाते हैं, कोई लोग इंश्योरेंस में चले जाते हैं, कोई बैंक में चले जाते हैं, कोई क्या चले जाते हैं कि आपके पास लोन में चले जाते हैं, लोन डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट है, उसके बेस पे क्या होता है, वो एनालिस्ट रखते हैं। क्योंकि एनालिस्ट भी क्या है, सेम काम है कि उसके पास क्या होगा कि डेटा के बारे में नॉलेज होगा तभी वो आगे कुछ कर सकता है। तो इसमें हमारे पास जिस जिस डेटा का नॉलेज होगा उसके बेस पे काम कर लेंगे। दूसरा कि मान लो इंसिडेंट स्टेट के बारे में आपको नॉलेज है, इसको न्यूमेरिकल में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। ये टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट में डायरेक्टली मॉडल तो काम करेगा नहीं, तो इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करते थे। इस कोई भी कॉलम को, टेक्स्ट कॉलम को अगर हमें क्या करना है, रीनेम क्यों करेंगे। वन हॉट इनकोडिंग भी कर सकते हैं। देन ऑर्डिनल लेबल इनकोडिंग, जैसे हमारे पास ये है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ज्यादातर प्रीफर करते हैं, जैसे इंसिडेंट स्टेट है ना, इसमें अगर तीन चार हैं या फिर अप्रोक्स 10 के भी आसपास हैं, तो हम लोग वन हॉट इनकोडिंग कर सकते हैं, उसमें काम चल जाएगा। हम्म। नहीं, इसका सिर्फ कॉलम ही क्या होगा, अलग बनेगा ना। लेकिन उसमें क्या होता है, सबको सेम प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन अगर आप ऑर्डिनल करोगे, उसमें क्या होता है, ऑर्डर डिफाइन होता है 1 2 3 4 5। तो उसमें अगर आप जिसको ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, यहाँ पे एक एजुकेशन का भी कॉलम था। इधर चला गया, कहीं तो था ये। वन इनकोडिंग कर सकते, मतलब इसमें नॉर्मली क्या करोगे, लेवल इनकोडिंग कर दोगे 0 1, क्योंकि इसमें दो ही वैल्यू है ना। तो दो ही वैल्यू में क्या कर सकते हो, 0 और 1 का कर सकते हो। देन इसमें क्या, एजुकेशन, जो पीएचडी कर लिए होंगे उसका ज्यादा क्या होगा, नॉलेज होगा, उसके बेस पे क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा ज्यादा प्रीफर देना कर चाहेंगे कि वो कभी भी फ्रॉड के बेस पे नहीं आएगा। कि ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग फ्रॉड नहीं करते, बट क्या है कि चांसेस कम रहेंगे। तो वो चीज हम लोग क्या करेंगे, एक रैंकिंग लेके चलेंगे। अब इसमें हमें क्या प्रिडिक्ट करना है, बता सकते हो। कि आपने सबको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हमारा प्रिडिक्शंस का काम क्या है। क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रिडिक्शंस मॉडल ही बना रहे हैं। तो हमें क्या प्रिडिक्ट करना है सार्थक, क्या प्रिडिक्ट करना था, कि हमें क्या प्रिडिक्ट करना है इस डेटा से। अमन आप बताओ। नहीं, इधर आप सुनोगे ही नहीं तो फिर क्या, इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है, कैसे पता चलेगा। इंपोर्ट करने के लिए सिंपल एक लाइन का है। नहीं, अगर अमाउंट के बेस पे बात करते हैं, ये किस टाइप का प्रॉब्लम बनता है। हम्म, नहीं, इसमें कॉलम में लिखा हुआ है, मतलब क्लेम मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वो अलग चीज है। इसमें है कि जो क्लेम कर रहा है वो फ्रॉड तो नहीं है। जैसे जैसे होता है ना कि आप जो क्लेम कर रहे हो वो झूठ झूठ होता है, कभी कभी, कभी कभी कहते हैं रियल होता है। तो वो चीज आपको बताना है पहले कि वो जो क्लेम कर रहा है वो रियल है या फिर फेक है। तो वही चीज हमें क्या कर रहा है, ये डेटा के बेस पे क्या करना है, रिपोर्ट बताना है कि जो आप ये बता रहे हो, ये मुझे क्या लग रहा है, इसके बेस पे बताना है कि जो ये क्लेम कर रहा है। जैसे आप भी जाओगे तो अगर आप भी क्लेम करते हो तो क्या होता है, मे बी आप जो क्लेम कर रहे हो वो सही हो, या हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, पैसे लेने के लिए सिर्फ क्लेम कर रहे होगे। तो वो कंपनी एक बार क्रॉस चेक तो करेगी ना, तो उसके लिए एम्प्लॉय रखती है, वो जाता है विजिट करता है सारी चीजें जगहों पे, देन देखता है। लेकिन यही चीज में क्या कर रहा है कि एक मॉडल हम बना के देते हैं उसको, वो सिर्फ क्या करेगा, डेटा पुट करेगा, और यहाँ से क्या होगा कि बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा कि इस टाइप का पैटर्न मिला था, तो और वो किस टाइप का था, कि ये फ्रॉड था या नहीं था। अगर इसके बेस पे पता चल जाता है कि अगर वो इसमें क्या होगा, फ्रॉड वाले क्राइटेरिया में फिट आ रहा है, तो वो फ्रॉड बता देगा तुरंत। अब इसके बेस पे क्या होगा कि हम लोग कर सकते हैं आगे। अगर ये फ्रॉड नहीं बता रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत रिलीज कर सकते हैं पैसा। अगर ये फ्रॉड बता रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉय को भेजेंगे और क्रॉस चेक करवाएंगे कि ये चीज फ्रॉड है या नहीं है। अगर फ्रॉड नहीं है तो फिर पैसा दे देंगे। तो इससे क्या होता है कि दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होता है। क्यों, क्योंकि अगर आपका देखते हो ना कि आजकल एडवर्टाइज चलता है कि अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, तो अगर आपका जिससे क्लेम करते हो अगर पैसा वैसे नहीं मिल रहा है उसी टाइम में, तो फिर वो आप क्या करो, इंश्योरेंस अपना चेंज कर लो। ऐसा रहता है एडवर्टाइजमेंट वाले कंपनीज में। जैसे आजकल सबसे ज्यादा किसका चलता है, एक्को का, पॉलिसी बाजार हो गया, एक्को का हो गया। तो ये सारा चीज क्या होता है, इसी चीज को क्लेम करते हैं कि आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंट क्लेम मिलेगा।
कि जिस समय आप डेटा रिपोर्ट कर पब्लिश डालोगे उसके विद इन आवर मिनट जो भी है वो आपको मिल जाएगा। तो वो कैसे बता पा रहे हैं? तो उनके पास यही चीज मॉडल है। अब ये क्या होता है कि उसमें एक्यूरेसी मेन रहता है। एक्यूरेसी कि अगर आपका मॉडल अगर मान लो कि एक्यूरेसी सही नहीं है और इसके बेस पे वो प्रिडिक्शन करना चालू कर दे, तो फ्रॉड वाले भी अगर पास हो जा रहे हैं तो उससे क्या होगा? उसका ही लॉस होगा। तो वो चाहेगा नहीं। उसके लिए क्या रहता है, बेस्ट टीम रखते हैं वो अपना, कि अपना एनालिस्ट का एक टीम रखेंगे और डेटा साइंस का एक टीम रखेंगे। तो इसीलिए हर एक फील्ड में क्या होता है, ये दो चीज रहती ही रहती है। क्यों? क्योंकि उनको क्या होता है, फ्यूचर के लिए रखना पड़ता है। अब ये चीज क्या होता है, 4 साल 5 साल 10 साल तक काम करती है, फिर इसको क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। और बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है कि इनको हर महीने रिवाइज करना पड़ता है। क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा डेटा आएगा जिसके बेस पे क्या होगा कि आपका मॉडल फेल भी हो सकता है। उसके जगह पे क्या करना होगा कि आपको हिट एंड ट्रायल करते रहना पड़ेगा। तो वहां पे परमानेंट रोल होते हैं। अब सबसे पहले हमारा वही बेसिक काम रहेगा। क्या करोगे आप? डेटा क्लीन करोगे, डेटा काउंट करोगे। देन आपके पास कितना डेटा है, किस में क्या है, जो वैल्यूज है, तो आप इस तरीके से चेक करते हो किस में नल वैल्यूज है। तो बाय डिफॉल्ट आपको नल वैल्यू इसमें सिर्फ दिख रहा है। देन क्या करते हैं, नल वैल्यूज को इंपोर्ट करते हैं। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा मैं बस उसी को लेता हूँ। बाकी आपको बताया कि न्यूमेरिकल कैटेगरिकल को कैसे चेंज करते हैं, इसमें से मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल का लिया था। बाकी यही विजुअलाइजेशन करके देखा है हमने। ये मैप आप लोगों ने देखा होगा, इसका मतलब क्या होता था? ये चीज कहाँ पे देखा था, बता सकते हो? ये चीज कहाँ पे दिखता है? ये विजुअलाइजेशन है। एक हमारे पास एज है। हाँ तो फिर आप अमीबा में ही चले जाना, विजुअलाइजेशंस में फिर जरूरत नहीं है। जैसे ही बोलोगे ना कि ये अमीबा है, तो बोलेगा ठीक है, इंटरव्यू यहीं पे खत्म होता है। जैसे हमारे पास एक एज का होगा और इसके बेस पर क्या, इंजरी क्लेम। तो आपको दिख रहा होगा कौन सी एज ग्रुप में सबसे ज्यादा इंजरी क्लेम हो रहा है। तो अगर आप इसका अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल में अगर आप रिलेट करोगे, तो जो अर्थक्वेक आता है, देखा है अर्थक्वेक में क्या होता है कि पहले इस तरीके से जहां पे सेंटर रहता है वहां पे क्या होता है, ज्यादा वैल्यूज होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस तरीके से आपको दिखेगा कि किस तरीके से उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी चारों तरफ गई है ना। कि मान लो इधर ज्यादा आ रहा है तो इधर इस तरीके से दिखाएगा और इधर कम दिखाएगा, है ना। तो ये बेसिकली होता है फ्रीक्वेंसी बेस पे। तो यहाँ पे भी क्या है कि मोस्ट ऑफ द क्लेम जो हमारा आ रहा है इस सेंट्रिक में आ रहा है, मतलब जीरो के आसपास में आ रहा है। दूसरा जो इसका सेंटर बन रहा है यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहा है कि 5,000 से लेके वही 8,000 के बीच में आ रहा है। अब जैसे जैसे इसका क्या है कि एज कम हो रहा है, तो क्या है, क्लेम भी कम हो रहा है। जैसे जैसे एज ज्यादा हो रहा है तो इसका क्लेम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इंजरी क्लेम। लेकिन इस एज ग्रुप में क्या है, सबसे ज्यादा 30 से 40 के बीच में। और कितने अमाउंट का है, तो 0 से लेके 2K के बीच में है। और ये क्या है, 5 से 8K के बीच में है ज्यादा। तो इससे हमें ये क्या लगता है, आइडिया लगता है। अर्थवीक वाला रहता था ना, क्या बोलते हैं इसको, मैं भी भूल गया। सिस्मोग्राफ, हाँ। इस तरीके से आपको डेटा दिखेगा। बाकी इसका चार्ट का नाम ये, इसको बेसिकली ज्वाइंट प्लॉट बोलते हैं, लेकिन ये तो ज्वाइंट प्लॉट दो से ज्यादा। तो ये इस तरीके से अगर आप इस चार्ट को रीड करना चाहो तो इसी तरीके से ये रीड होता है। बाकी इसका मीनिंग कैसे निकालना है वो समझ में आया, कि चार्ट्स कैसे देख सकते हैं इसमें, कि चार्ट कैसे देख रहे थे। अब इसे एक आप बताओ, कैसे हम लोग ने इसको क्या कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। अगर किसी को समझाना हो तो क्या बताओगे, इस चार्ट में क्या दिख रहा है? अमीबा दिख रहा है क्या इनकी तरह? हम्म, बताओ कि सबसे ज्यादा क्लेम करने वाला एज ग्रुप कौन होगा, बता सकते हो? 20 से 16 मोस्ट पूछा है ना, तो मोस्ट क्या होगा, 30 से लेके 40 के बीच में दिख रहा है हमें। कैसे दिख रहा है, तो ये। अब इसमें से मोस्ट कहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट क्लेम हो रहा है, तो 5 से आप बोल सकते हो, 10 नहीं है तो 8 भी बोल सकते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा ये हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे एज ग्रुप कम हो रहा है उसका क्या हो रहा है कि आपका अमाउंट भी कम होते जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ता रहा तो भी क्या है, उसमें अमाउंट कम है। तो ये चीज हमारा क्या होता है, एक ये दिखाता है वैल्यू। बाकी ये चीज, बाकी ये साइड वाला क्या बता रहा है, बता सकते हो? ये साइड वाला एक रेड, ये हिस्टोग्राम का है। ये बाय डिफॉल्ट हिस्टोग्राम में जो लाइन प्लॉट करते थे ना इस तरीके से, वो है। तो मोस्ट ऑफ द डेटा हमारे पास कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, दिख रहा है, और यहाँ पे है इसमें। हाँ तो इसीलिए इसको पेयर प्लॉट बोलते हैं ना। अगर आप देखोगे ये बाय डिफॉल्ट क्या है,
हाँ, इधर से भी। तो ये हमारे पास क्या है, ज्वाइंट प्लॉट है, ये दिख रहा है। और ज्वाइंट प्लॉट में हमने क्या रखा है, केडी ही रखा है। और केडी क्या होता था याद है? कि हिस्टोग्राम में आप क्या करते थे, लाइन ड्रॉ करते थे, तो वही लाइन ये दिख रहा है। ठीक है, तो आप लाइन ड्रॉ भी कर सकते हो। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला कॉलम ट्रेनिंग टेस्टिंग। ये हमने क्या किया है, डेटा में कॉलम कौन कौन से हैं वो देखा है। इतने सारे हमारे पास कॉलम है। अब इसमें से क्या करूंगा मैं, जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उसी का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि डेटा अगर क्लीनिंग करते रहेंगे तो बाकी काम आपका नहीं होगा। तो हमने सिर्फ ये 1 2 3 4 5 कॉलम लिए हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें इंक्रीज भी कर सकते हो कॉलम का। इसमें कैसे डालेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन उसको क्या करोगे आप, इस तरीके से रख लो। बाकी स्टेप सेम है। अगर आप डेटा टाइप उन चीजों चारों को देखना चाहोगे तो इस तरीके से दिखेगा। ये हमारा एक्स है। देन यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर किसी को आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास वैसा कोई भी नहीं है जिसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या रखा है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का, अगर चेंज करना है तो ये स्टेप हमने क्या किया, स्किप किया अभी। देन हमने क्या किया कि अगर कोई नल वैल्यू होगा उसके जगह पे फिल कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, अगर कहीं पे भी नल वैल्यू होगा वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा उसके मीन से। ये इजी था, फिल लेने करते थे एंड इसमें वैल्यू डालते थे, इस तरीके से आपको दिखता है। देन दोबारा मैंने डेटा देख लिया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ट्रेंड। ट्रेंड करने से पहले आपको क्या करना है, स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये था ना, एक्स और वाई। एंड देन आप इसको रन करते हो। अच्छा, सारे कॉलम रन करने पड़ेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना होगा, सारा कॉलम करना पड़ेगा। तो ये रन हो जाएगा, तब तक आगे भी समझा देते हैं। बाकी इसमें हमने क्या यूज किया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया है। देन उसके बाद मैंने बताया था एक पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बताया था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया था। पाइपलाइन होता क्या था कि आप क्या करते हो, उसमें आप स्टेप डिफाइन कर देते हो। पाइपलाइन में क्या होता है कि आप क्या करते हो, इस तरीके से 3 4 टास्क रहते हैं, उसको क्या करते हो आप एक साथ एक ही सीरियल में रखते हो। इस तरीके से आप अटैच कर देते हो। एंड देन क्या करते हो, यहाँ से आप कोई भी डेटा पुट करते हो, ये क्या होता है, इस फंक्शंस के थ्रू पास होगा। और आपके पास जो भी टास्क होना होगा वो कंप्लीट हो गया, आपको यहाँ पे मिलेगा। है ना। पाइपलाइन का रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आप मल्टीपल पाइप्स लेते हो, सबको क्या करते हो, आपस में वेल्ड करते हो, और इस तरीके से क्या होता है, पूरा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाता है ना। तो ये जो आप अलग अलग पाइप ले रहे हो ना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो पाइप होगा वो फंक्शंस होंगे। जो हम काम करवाना चाहेंगे वो अलग अलग फंक्शंस रहेंगे हमारे पास। अब ये क्या करेगा, एक फंक्शन से क्या होगा, वैल्यू रिटर्न होगा दूसरे में जाएगा, फिर इससे वैल्यू रिटर्न होगा इसमें जाएगा, इससे वैल्यू रिटर्न होगा इसमें जाएगा, एंड देन ये हमारा क्या होगा, फाइनल मिल जाएगा। पाइपलाइन बनाते क्यों होंगे, पाइपलाइन इसलिए बनाते हैं ना कि मान लो कि हम क्या करेंगे, बार बार अलग अलग फंक्शंस को रन नहीं करेंगे। जैसे आपने क्या किया, एक बार डेटा इनकोडिंग किया, फिर दोबारा क्या कर रहे हो, डेटा लेबलिंग कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो आप, उसमें स्टैंडर्ड स्केलर का यूज कर रहे हो, देन फिर क्या कर रहे हो, फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो ये सारा आप अलग अलग, इसका जो मीन होता है वो हमेशा 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन से 1 होता है। अगर आपको ये टास्क बार बार करना है तो जितने बार आप डेटा लोड करोगे तो बार बार एक काम करोगे, है ना। तो हम क्या करेंगे ना, सबका एक फंक्शन बना के रख देंगे और उसको क्या करेंगे, एक ही साथ कॉल करेंगे। कि जैसे मैं उसमें डेटा फीड करूंगा उस फंक्शंस के थ्रू, एंड देन क्या होगा कि ऑटोमेटिकली सबसे पहले क्या होगा कि वो डेटा इनकोडिंग के पास जाएगा, वो डेटा इनकोड कर देगा। देन वो क्या जाएगा, लेबल इनकोडिंग के पास जाएगा, लेबल इनकोड कर देगा। देन वो क्या जाएगा कि हमारे पास कि 1 हॉट इनकोडिंग या फिर जो भी आपके पास प्रोसेस होगा, जैसे आपको स्टैंडर्ड स्केलर करना है वो स्टैंडर्ड स्केलर करेगा फीड करके। देन फिर क्या करेगा, आपके लिए मॉडल ट्रेन कर देगा, और मॉडल ट्रेन करने के बाद डायरेक्टली आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। तो ये क्या आता है, एक पूरे सीरीज में आ जाता है। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल में देखो, हमें क्या करना था, स्टैंडर्ड स्केलर करना था, देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करना था। तो हमने क्या लिखा है कि आपको पाइप बनाना है। पहला काम क्या होगा, स्टैंडर्ड स्केलर का होगा। दूसरा काम क्या होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का होगा। आप सिंपली क्या करोगे, पाइप के अंदर फिट कर दोगे जिस तरीके से नॉर्मल फिट करते हैं। अब इसमें एक्स ट्रेन होगा, देन वाई ट्रेन होगा। तो जैसे आप ट्रेनिंग दोगे तो सबसे पहले काम क्या होगा, वो स्टैंडर्ड स्केलर के पास जाएगा। देन उसका क्या होगा, रेंज चेंज हो जाएगा। देन वो फिर क्या होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जाएगा। देन वो क्या करेगा, आपके लिए मॉडल बना के दे देगा। तो आप जितना भी स्टेप आप क्या करते हो इसमें डिफाइन करते हो, उतना स्टेप एक ही बार में हो जाता है।
तो ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती जो हम लोग पहले कर रहे थे। तो ये पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पाइपलाइन आपका काम इजी करता है और कुछ नहीं। कि एक ही बार में क्या होगा कि आप सिंपली लिखोगे फिट मेथड। इसीलिए अगर आप देखोगे तो स्केलर के साथ भी फिट कर रहे थे, ट्रांसफॉर्म के साथ भी फिट कर रहे थे, और जब हम लोग क्या कर रहे थे इनकोडिंग कर रहे थे तो भी क्या लिख रहे थे, फिट एंड ट्रांसफॉर्म लिख रहे थे। तो सब में ये फंक्शन था, क्यों था? ताकि हम लोग एक ही बार में यूज करना चाहे तो पाइपलाइन में एक ही साथ यूज कर सकते हैं। ये समझ में आया कि सबके साथ क्या होगा कि स्टैंडर्ड स्केलर में भी क्या था, फिट का मेथड था। अगर देखा होगा तो फिट था और फिट एंड ट्रांसफॉर्म था। अगर आप अलग करना चाहते हो तो फिट एंड ट्रांसफॉर्म अलग से भी कर सकते हो। अगर आपको एक ही बार में पाइपलाइन के अंदर करना है तो जो कॉमन मेथड है उसका यूज करना। तो ये समझ में आया। तो ये चीज यहाँ पे हो रहा है। अब ये चीज क्यों कर रहे होंगे हम लोग कि अगर ट्रेनिंग में टाइम में आप ये स्टैंडर्ड स्केलर कर रहे हो तो टेस्टिंग के टाइम में भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। और एक ही सिंगल डेटा डालोगे तो उस सिंगल डेटा को भी क्या करना होगा आपको, स्टैंडर्ड स्केलर करना पड़ेगा, देन प्रिडिक्शंस वो करके देगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि जिस हिसाब से इनपुट जाएगा उसी हिसाब से क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। तो जब आप इनपुट में डेटा चेंज कर रहे हो, जिस हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हो, उस तरीके से आपको क्या करना होगा, प्रिडिक्शंस के टाइम में भी मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होता है, काम करता है। हाँ, तो वो स्प्लिट जो करता है ना वो हम लोग खुद डिफाइन करते हैं। वो कैसे डिफाइन करते हैं, कौन सा मेथड था वो, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट था अगर याद होगा तो। कि हम लोग क्या करते थे ना कि ट्रेनिंग के लिए टेस्टिंग के लिए अलग अलग रखते थे। अब कितना रखना है तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है 0.3 मतलब 30%। 30% किसका होगा, तो टेस्ट का होगा। अगर 30% टेस्ट का है तो ट्रेनिंग का कितना होगा, 70% होगा। तो इस तरीके से आप अपना डिफाइन कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर रेशियो 70-30 का रहता है या फिर 20-80 का रखते हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए टेस्टिंग के लिए। जैसे आपका ये मॉडल बनता है तो ये चार कॉन्सेप्ट हमने देखा था। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में क्या होता था कि आपको A to Z रिपोर्ट बन जाता था। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में आपको डेटा दिखता था। और एक्यूरेसी स्कोर में नॉर्मल एक्यूरेसी दिखती थी। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, चल गया, यहाँ पे अब सब अलग अलग वैल्यू आ रहे होंगे, दिख रहा है कि जीरो के लिए हमारा प्रिसीजन कितना है, 100% है। प्रिसीजन क्या था, अभी हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, जीरो मतलब क्या है कि वो फ्रॉड क्लेम है। जीरो का मतलब हो गया फ्रॉड क्लेम। वन का मतलब क्या हो गया, यही था ना, जीरो और वन का एक बार देख ले तो है। हाँ, और ये क्या था, एक्चुअल इधर रख रहे थे और इधर प्रिडिक्शंस वाला रख रहे थे। अब इसके बेस पे क्या है, जीरो के बारे में बात करना था। जीरो का प्रिसीजन कैसे निकलेगा, कि अगर आप जीरो का बात करोगे तो इधर भी होगा और इधर भी, इधर वन होगा और इधर जीरो होगा। अब इसका प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिखा देते हैं तभी आपको समझ में आएगा। हम्म, तो एक्यूरेसी भी दिखा रहा है ये हमारे पास, प्रिंट कंफ्यूजन मैट्रिक्स और वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्टेड, ये दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देख के बता सकते हो तो बता। यहाँ पे आपके पास डेटा है इसका, उसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसका डेटा कुछ इस तरीके से है। पहले में 14 है, इसमें वन है, इसमें जीरो है और इसमें 10 है। हम्म, ये हमारे पास क्या होगा, इधर ट्रू होगा, इधर ट्रू होगा, यहाँ पे फॉल्स और यहाँ पे फॉल्स। ये एक्चुअल वाला पार्ट होगा और ये क्या होगा, प्रिडिक्टेड वाला पार्ट होगा। अब हमें बताना था प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता था, टाइप 2 एरर वाले पे था, टाइप 2। ये लेकिन गलत होता है, इसका जो है ना ग्राफ इस तरीके से उन्होंने बनाया है, ये सेम है। बट इसमें क्या है, कुछ इस तरीके से एक्चुअल इधर है और प्रिडिक्टेड इधर है। कैसे पता चल रहा है, अगर मुझे पता चल रहा है तो कैसे, कि अगर आप देखोगे प्रिसीजन कितना है, वन है। और ये प्रिसीजन वन कब आएगा, जब हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे तो वन है।
मतलब इसका जो ग्राफ बन रहा है, एक्चुअल वाला इधर है और प्रिडिक्शंस वाला इधर है, ठीक है। तो वो क्या है कि इस तरीके से दिखेगा आपको, 14 0, और क्या दिखेगा, 14 0 1 10। एक फिर से मैंने उल्टा कर दिया क्या, ये वाला है ना। हाँ, एक सेकंड, इसी को आपको क्या करना है, नेम सिर्फ चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करता हूँ, नेम चेंज कर देता हूँ ना, कि हम लोग जो ग्राफ पढ़ रहे थे ना, वो इधर था, ये क्या था, इधर प्रिडिक्शंस वाला है और इधर एक्चुअल वाला है यहाँ पे। और जो हम लोग कर रहे थे यहाँ पे क्या था, पहले प्रिडिक्शंस वाला था और यहाँ पे एक्चुअल वाला था, तो वो रहता है इमेज बेस पे। तो हम लोग जो ने जो इमेज लिए वो इस तरीके से नहीं था, उसका क्या था, उल्टा था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्रिसीजन के बेस पे देखोगे तो ये दिखेगा आपके पास, क्योंकि पहले इधर जा रहे थे, तब क्या होगा, इधर चलेगा। अब इसके बेस पे क्या होगा कि टोटल हमारे पास कितना है, ट्रू पॉजिटिव, प्रिसीजन का फॉर्मूला क्या था, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स, फॉल्स पॉजिटिव। कि एक्चुअली में क्या है कि मशीन कहाँ पे हमें फॉल्स बता रहा है। तो इसका हमारे पास क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव कितना है, 14 है, और हमारे पास कितना हो गया, ट्रू पॉजिटिव 14 0, क्योंकि ये तो 0 है ना, तो ये कितना हो गया, ये 1। तो बाय डिफॉल्ट ये 1 दिखेगा। रिकॉल का कैसे निकालेंगे, रिकॉल का क्या था, सार्थक, रिकॉल का फॉर्मूला, इसीलिए इसको बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना रहता है, अगर बात इधर उधर ध्यान रहेगा ना तो ये कंफ्यूज करेगा ही। इंटरव्यू तो नौकरी वाला बोलेगा, नौकरी में तो रखना चाह रहे हैं लेकिन रख नहीं पा रहे हैं। मुझे बंदों की तो जरूरत है सख्त, लेकिन तुम्हें रख नहीं पा रहे हम। उस समय फिर यही रहेगा, तो उस समय नहीं करना है। अब इसका क्या बनेगा, ट्रू पॉजिटिव कितना है हमारे पास, 14 है, और एक्चुअल ट्रू पॉजिटिव 14, और हमारे पास फॉल्स नेगेटिव कितना है, 1 है। तो कितना आएगा ये, 93 आएगा। तो इस तरीके से हर एक का स्कोर निकला हुआ है। F1 स्कोर का भी क्या होगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये क्या होगा, हमेशा अप्रोक्स ये दोनों के बीच में होगा। देन इस डेटा पॉइंट को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो 15। और ओवरऑल एवरेज हमारा कितना आ रहा है, अगर आप ये देखोगे, ये कितना जा रहा है ओवरऑल एवरेज, 0.96। तो ये 96 है, ये 93 है, और ये 1 है। तो मतलब ओवरऑल हमारा क्या है कि 95 के आसपास सही आंसर देगा, है ना। अगर मुझे क्या चाहिए कि ये भी फॉल्स वाला भी सही चाहिए, तो इसको भी क्या करना होगा, मुझे 0 करना पड़ेगा। ये 0 करेंगे तो या तो ये इस पार्ट में जाएगा या तो इस पार्ट में जाएगा, है ना। कि मान लो ये केस हमारा या तो ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा, इसके अलावा तो कोई केस नहीं है ना। तो ये चीज आपका क्या है कि यहाँ पे पूरा दिख रहा है। तो ये समझ में आया एक्चुअल में किस तरीके से वो कैलकुलेट कर रहा होगा। तो ये थियोरी बेस पे भी था, और यहाँ पे ये क्या है, चीजें आपको दिख रही है। अब ये हमने प्रेडिक्ट कर लिया है। अब इसका अगर मॉडल बनाना चाहोगे तो मॉडल कैसे बनता है, अच्छा, ये रन कर दिया ना। ये देखो, अब ये अगर आपके पास मॉडल बन गया है, इधर देख लो सार्थक, ये आपने मॉडल बना लिया, एक्यूरेसी भी 96 आ रही है, मतलब इसको यूज करने के लिए कर सकते हैं। अब इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर इसको अगर वेबसाइट की तरफ ले जाना हो तो क्या करेंगे, स्ट्रीमलीट का यूज करेंगे फ्रंट एंड के लिए। बट उससे पहले मुझे ये जो मॉडल है इसको सेव करना पड़ेगा। तो मॉडल सेव करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन था, हम्म, दो चीज, आप क्या कर सकते हो, जॉब लिब का यूज कर सकते हो या फिर पिकल का, दोनों में से कोई भी चीज क्या करोगे, यूज करोगे। तो पिकल का भी यूज करके हमने क्या किया, मॉडल को सेव कर लिया है। सेव करने का तरीका सेम है, कि आप क्या करते हो, पिकल डॉट डंप करते हो, और किसको करें, तो जो पाइप पाइप क्या था हमारे पास, जो मॉडल था, देन हमने उसको कहाँ पे किया है, तो एक फाइल ओपन किया है, किस फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में। उसके फाइल का नेम, तो फाइल का नेम क्या लिखा हुआ है, लॉजिस्टिक मॉडल डॉट पिकल। स्ट्रीम लीड का इंटरफेस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इनपुट में क्या क्या डालेंगे, इसको ट्रेन करने में इनपुट में क्या क्या डाला था, इनपुट मतलब फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हमने यूज किया था इसको ट्रेनिंग के टाइम में, सारा यूज किया था ये फिर कुछ ही यूज किए थे। तो ये हमने 5 अलग से रख दिया है।
कि एक्स में हमने ये 5 किए थे, इसी को क्या करना होगा, एज ए एक्स वेरिएबल आप क्या करोगे, यूजर से लोगे। तो ये चीज हमने क्या किया, स्ट्रीमलीट का कोड। स्ट्रीमलीट का कोड आपको पता होगा कि ये सेम क्या है। एक चीज आपका चेंज हुआ है, स्ट्रीमलीट ये क्या करेगा, आपको फ्रंट एंड देगा। पांडास जो आप डेटा लेगा उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेगा। पिकल जो हमारे पास पुराना डेटा क्या होगा, मॉडल होगा, उसको लोड करेंगे। हम्म, एक नॉर्मली आप फाइल बनाओगे डॉट पी वाई का, बस। हाँ, और उसी में क्या करेंगे, स्ट्रीमलीट से रन कर देंगे। नहीं नहीं, वो तुरंत हो जाएगा, वो एक ही बार में हो जाएगा। अगर आप कोई भी फाइल ओपन करते हो ना, कि मान लो एक फाइल ओपन करते हो डॉट पी वाई में सेव करते हो, और ये जो पूरा कोड है उसको क्या करोगे, सिर्फ पेस्ट करके रन कर दोगे ना, तो वो हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट। अगर मैं इस पे करना चाहूंगा तो इस पे नहीं कर सकता। इसमें मैं क्या करूंगा, इसको पूरा कॉपी करूंगा, कंट्रोल C, और मैं क्या करूंगा, नोटपैड का ही यूज करूंगा, कंट्रोल V। पहले मैं एक बार कोड बता देता हूँ, फिर क्या करेंगे, रन करके भी देखेंगे। देन हमारे पास क्या है, ये सारा चीज आपको पता है। मॉडल लोड हो गया, टाइटल हमने रखा है, एक क्या रखा है, टेक्स्ट रखा है नॉर्मली। अब हमने ये क्या लिया, 5 इनपुट लिया है, अगर आप देखोगे तो। पहला हमारे पास क्या है, मंथ है। दूसरा हमारे पास क्या है, एज है। तीसरा हमारे पास क्या है, मतलब जो वेरिएबल वो आप वहां पे लोगे ना, सेम चीज आप यहाँ पे लोगे। ये चीज मैंने क्या किया, एज अ इनपुट ले लिया नंबर से। अब इसको मैंने क्या किया, बटन बना दिया है। बटन का नाम क्या रखा है, प्रिडिक्ट कोड। जैसे वो डेटा इसके अंदर जाएगा, वो क्या होगा, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होगा। या तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले ही डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि क्या हो, लिख के टाइम में कम लगे। कर सकते हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वो चीजें हम लोगों ने सीखा नहीं है, नहीं बताया अभी तक, HTML CSS। तो उसमें फिर अगर टाइम लगेगा ना, तो उस चीज को, तो वो क्लास का यूज कर लेगा, क्लास या फिर फास्ट एपीआई। वो चीज जब एग्जाम हो जाएगी ना, उसके बाद देखेंगे एक बार कि फ्लास्क का किस तरीके से यूज करके पूरा फुल फ्लेज एप्लीकेशन बनाते हैं। और उसको क्लाउड में भी होस्ट करेंगे, जिस तरीके से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन चलते हैं ना, उस तरीके से। तो जिंगो जेंगो क्या होगा आपके लिए, थोड़ा सा हार्ड होगा। हार्ड आपका ये, हाँ, मॉक वाला, ये होता है ना, क्या नाम है, फाइनल मॉक। बाकी इसको होस्ट कर, तो उसके बाद, हाँ, यही चीज है ना। कोई नहीं, एक बार देख लेना। बाकी जैसे आपके पास डेटा लोड होगा, आप क्या करते हो, प्रिडिक्शंस में अगर 0 है तो क्या करोगे, आप यस प्रिडिक्ट कर दोगे। अगर नो है तो क्या करोगे, तो ये चीज आप क्या करते हो, रन करते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये चीज हमें क्या होता है, कॉलेब नहीं देता है। अगर इसमें रन करना चाहे तो ये रन होगा। इसको आप क्या करते हो, पाइथन की फाइल बना के अलग से रन करते हो। तो पाइथन की फाइल कैसे बनाते हैं, तो या तो आप नोटपैड ओपन करो, कंट्रोल S करो। नोटपैड में कॉपी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल S। देन इसको जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका फॉर्मेट क्या रखेंगे हम लोग, ऑल कर देंगे। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, LR.py। आप ये रख सकते हो, और ये हमारा सेम फोल्डर पे जाएगा, क्योंकि मॉडल वहीं पे है ना स्टोर। तो लोड करने के लिए हमारे पास क्या, कौन सी फाइल के अंदर था ये, ML के अंदर था। ML कहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ स्ट्रीमलीट का ही चाहिए ना। मॉडल बना के हमने तो क्या किया, सेव कर लिया है। सेव करने के बाद आपके पास जो भी प्री प्रोसेस किया है वो करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मॉडल बनाने के बाद क्या होता है, उसी में सारा चीज सेव रहता है। तो आपको सिर्फ मॉडल कहाँ पे वो डालना पड़ता है, जो पिछले क्लास में हमने देखा था। यहीं पे शायद हमारा मॉडल बना हुआ था, ML क्लास, यहीं पे था ना। लॉजिस्टिक रिग्रेशंस का मॉडल यहीं पे बना था। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, अपने फाइल फाइल का नाम नहीं दिया गया, तो LR.py, बस आप इतना लिखोगे तो ये हमारा क्या हो गया, पाई फाइल बन गया। अब पाई फाइल कैसे रन करते हैं, ये याद नहीं, ध्यान नहीं रहता, कैसे रन करते हैं, पाइथन की फाइल कैसे रन करते हैं।
इस फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ताकि क्या हो हमारे लिए इजी हो जाए। तो राइट क्लिक, ओपन कर लेता हूँ कोड पे। अगर स्ट्रीमलीट डायरेक्टली रन करना है तो क्या लिखते हैं हम लोग, स्ट्रीमलीट रन फाइल का नेम। अगर पाइथन के साथ स्ट्रीमलीट रन करना है तो पाइथन एम, और क्या करते हो आप, पाइथन की फाइल का नेम। हाँ, तो मैंने दोनों तरीका इनको बताया अभी कि आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। किधर गया हमारा, ये रहा। अब ये टर्मिनल लोड हो जाए। ये हो गया। तो हमारे पास डिबेट कौन सा था, ए आई एन। तो आप कोई भी इन्वायरमेंट यूज कर सकते हो। अगर आप एनाकोंडा यूज कर रहे हो तो कोंडा से एक्टिवेट करते थे। अगर आपने क्या किया, पाइथन के थ्रू वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया, तो पाइथन के थ्रू कैसे एक्टिवेट करते थे, याद है? पाइथन के थ्रू अगर आपको अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या एक्टिवेट करना था, कैसे करते थे? वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम लिखते थे, देन सोर्स लिखते थे, स्क्रिप्ट, देन क्या करते थे, एक्टिवेट लिखते थे। देन इसमें क्या हमें रन करना था, स्ट्रीम लिट, क्या नाम था, एल आर, रन करते थे एल आर। तो ये रन हो जाएगा हमारा। रन होगा तो एक आईपी मिलेगी, और बाय डिफॉल्ट वो लोकल होगा। लोकल मतलब सिर्फ आपके ही सिस्टम में चलेगा। लोकल का मतलब हो गया कि आप ही के सिस्टम में रन होगा, कोई दूसरा अगर उसको रन करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। ये दिख रहा है। लेकिन इसमें दो आईपी एड्रेस मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, एक तो लोकल लिखा हुआ है, दूसरा नेटवर्क हमारा कौन सा है। तो हम जिस वाईफाई से कनेक्ट होते हैं ना, उसका ये आईपी होता है, कि जिस वाईफाई से हम कनेक्ट है, अगर सेम वाईफाई से आप ही कनेक्ट रहोगे तो ये यूआरएल आप, अगर आप इसको मोबाइल पे लगाओगे ना तो ये रन हो जाएगा। हम्म? तो ये वाईफाई से, तो वाईफाई आप कनेक्ट करते हो ना, जैसे आपने जो बोला ना, आप क्या करते हो, डायरेक्टली कनेक्ट करते हो। तो जैसे अगर आप इसको सेम रन करना चाहोगे अपने मोबाइल के बेस पे, इधर देखो, अगर आप इसको अपने मोबाइल में ओपन करोगे अभी, तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, कि आपको आईटी वेदांत वाले से वाईफाई से कनेक्ट रहना पड़ेगा। अगर आप कनेक्ट हो तभी रन होगा। अब यही चीज क्या होता है, रियल वर्ल्ड में भी एप्लीकेबल होता है। रियल वर्ल्ड में क्या करना होगा, आपको होस्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर गूगल के सर्वर में डालोगे, और गूगल क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या कनेक्टेड है, तो पूरा वर्ल्ड वाइड में क्या होगा, वो एप्लीकेशन चलने लगेगा। वही चीज आप एज्योर में डालते हो, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पे डालते हो, तो वो भी क्या है, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से जियो में डालोगे तो क्या होगा, सारी जगह पे हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आप किसके सर्वर पे डाल रहे हो। और वो सर्वर पे डालोगे तो क्या होगा, कुछ पैसा लेगा, क्योंकि वो क्या है कि सर्वर का कुछ ना कुछ रनिंग कॉस्ट आता है। तो बाय डिफॉल्ट इसी को क्या होता है, प्रिडिक्ट पे क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि जो भी ये प्रिडिक्शंस आपने डेटा डाला होगा उसके बेस पे क्या है, कि नो फ्रॉड रिपोर्टेड, कि इसके जो डेटा के बेस पे है, वो फ्रॉड नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा, प्रिडिक्शन सिस्टम बन जाता है। इसमें से क्या करेगा, कि अगर आप देखते हो कंपनी में काम करते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं एलआईसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, कि इनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो वो क्या करेगा, इसी तरीके से डेटा पुट करेगा और बटन पे क्लिक करेगा। तो वो क्या हो गया, कि नॉन टेक्निकल वाले। अब ये बिहाइंड द सीन्स कैसे काम कर रहा है आपको पता चल रहा है, कि अगर आप मॉडल यूज कर रहे हो तो किस तरीके से मॉडल यूज हो रहा है वो आपको पता चल रहा है। इसको होस्ट करना चाहो तो कैसे कर सकते थे, तो आप डिप्लॉय पे क्लिक करते, स्ट्रीमलीट में डिप्लॉय हो जाता। सिर्फ कंडीशन इसका क्या रहता था, कि आपके पास रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी होना चाहिए, कि आपने कौन कौन लाइब्रेरीज बनाने, मतलब कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज किया है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। हाँ, जैसे हमने पिछले क्लास में एक डिप्लॉय किया था, क्या नाम रखा था बता सकते हो? एच एम, एच एम करके रखा था ना, ये भी देखना पड़ेगा। एच एम, ये था एच एम प्राइस, और उसको स्ट्रीमलीट में किया था, इसलिए स्ट्रीमलीट का है। जैसे आप इसमें से कॉल करते थे, जो पिछले क्लास में हमने बना था वो आपको यहीं पे दिखेगा। ये थोड़ा सा क्या है, स्लो है, क्यों, क्योंकि ये फ्री में है। ये सो रहा है, इसको जगाना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या है कि फ्री में रहता है ना, तो कोई यूज नहीं करेगा तो ये क्या करता है, स्लिप कर देता है, मतलब वो सर्वर को बंद कर देता है। जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे तो दोबारा सर्वर ऑन होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फ्री का अपना भी, फ्री किस लिए है, कि आप प्रोजेक्ट दिखा सकते हो, लेकिन इसको प्रोडक्शंस में नहीं डाल सकते बस। हम्म।
कि दो चार बंदा इसको यूज कर सकता है बस। बट क्या होगा, कोई भी इसको देख सकता है। तो ये हमारा रन होगा, ये दिख रहा है। तो ये हमारा क्या था, बेंगलोर का हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस था। ये हमारा क्या हो गया, एक रिग्रेशन प्रॉब्लम हो गया था। अब इसमें आए ये चीज, ये बाय डिफॉल्ट चैट जीपीटी बोलेगा जनरेट कर देगा एकदम। नहीं वो चीज नहीं होगी, स्ट्रीमलीट पे वो नहीं होगा। उसके लिए आपके पास एक एचटीएमएल पेज बना के उसको लोकली रन करना पड़ेगा, जिस तरीके से रन। स्ट्रीमलीट का काम है कि वो फ्रंट एंड क्रिएट करके दे देगा विदाउट एचटीएमएल सीएसएस। हाँ तो फिर उसको हम लोग क्लाउड पे करेंगे, जैसे हमारे पास रेलवे होता है, उसमें कर सकते हैं। आपके पास क्या होता है कि आपके पास और भी होते हैं, और भी मतलब प्लेटफॉर्म, पाइथन एनीवेयर होता है, उसमें भी होस्ट कर सकते हैं हम लोग। हाँ मतलब कुछ महीने के, मतलब जैसे पाइथन एनीवेयर होता है ना, 6 महीने के लिए फ्री देता है। एक होता है कोएब होता है। कोएब क्या होता है कि एक एप्लीकेशन आप क्या कर सकते हो, रन करवा सकते हो 1 साल तक फ्री में। तो वो सारा चीज होस्ट करके रख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट अभी आपके पास टाइम नहीं है, अगर इसमें प्रोजेक्ट बनाओगे तो स्ट्रीमलीट का ही यूज कर लो। प्रोजेक्ट में क्या होगा, चीजें इस तरीके से दिखेंगी। हाँ स्ट्रीमलीट सिंपल से बात है ना कि इनके सिलेबस में है ही नहीं। आप बोल सकते हो कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोगों ने ये क्या किया था, एक दो क्लास में सीखा था, एंड देन उसी के बेस पे क्या की, ताकि क्या कर सके इसका इंटरफेस बना सकें। तो वी हैव नो एनी डेप्थ नॉलेज, और स्ट्रीमलीट पे वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इतना मैं श्योर हूँ। क्वेश्चन पूछेंगे मॉडल से कि आपने ये मॉडल क्यों यूज किया है, इस मॉडल में क्या क्या चीजें हैं वो बताओ, और भी जो मॉडल्स थे उसको क्यों नहीं यूज कर रहे हो, ये चीज। तो ये हमने क्या बताया कि एक प्रिडिक्शंस में क्या किया, क्लासिफिकेशन एक रिग्रेशंस का बता दिया। अब आगे जाके सिर्फ किसका डिस्कस होगा, पूरे मॉडल का। अब इस तरीके से डेप्थ में नहीं जाएंगे, उसमें सिर्फ 2 लाइन रन होगा। क्या क्या चीज, इधर चला गया मॉडल का, क्योंकि जितना डिटेल, नहीं नहीं पहले क्वेश्चंस पुट होंगे, उसका प्रोजेक्ट दिखाओगे, देन प्रोजेक्ट से क्वेश्चन होंगे। है हाँ ये 25 नंबर्स का होगा, ये दिख रहा है। अगर देखो मिनिमम, और अगर अच्छा खासा आप बोल पा रहे हो तो 10 आराम से मिल जाते हैं। कम्युनिकेशन तो मेन रहेगा, क्योंकि आप बोल पा रहे हो, सही से आंसर कर पा रहे हो बस। दूसरा कि आपके पास पाइथन को जो मैंने बताया वो, और एसक्यूएल का, उससे एक एक क्वेश्चन पूछ लेते थे प्रोजेक्ट से। ये 3 चीज जो मैं बता रहा हूँ वही चीज चलेगा। बाकी मैंने बोला अगर ठीक ठाक रहा तो मिनिमम, ऑन एन एवरेज अगर आप बोल पा रहे हो तो मिनिमम 10 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपका जो एफर्ट रहेगा, कितना आप बोलते हो, उस पर फिर नंबर आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम 16 गए हैं। एक गया है, 20 गया है। लेकिन 20 के लिए फिर आपके पास उनका जो प्रोजेक्ट था ना वो डीप लर्निंग में था, कि वो बीटेक वाला स्टूडेंट था, उसका जो डीप लर्निंग में प्रोजेक्ट था और उसको अच्छा खासा डीप लर्निंग का भी नॉलेज था, इसीलिए उसको क्या है मिला था नंबर। बाकी 16 था। इतनी बार मैं बताऊं समझ में नहीं आता। अच्छा मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि आगे जाके हम लोग सिर्फ ये चेंज करेंगे कि आप यहाँ पे मॉडल क्या करोगे, चेंज करोगे। लॉजिस्टिक यूज कर रहे थे, अब आगे जाके हमारे पास 3 4 मॉडल होंगे। एक एसवीएम देखेंगे, डिसीजन ट्री, देन कैनन, देन हमने क्या देखागा, रैंडम फॉरेस्ट, और असेंबल टेक्निक्स। असेंबल टेक्निक्स ये हमारा किसके बेस पे होगा, तो क्लासिफिकेशन का होगा। कि अगर आपको इसमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, क्लासिफिकेशन मॉडल का यूज कर सकते हो। देन हमने क्या किया था, रिग्रेशंस में भी एक ही देखा था। तो रिग्रेशंस में कौन कौन सा मॉडल देखोगे, रिग्रेशन मॉडल, तो नेक्स्ट स्लाइड का रहेगा।
और उसमें भी क्या रहेंगे, यही सारी चीजें रहेंगी, सिर्फ डिसीजन ट्री छोड़ के, सॉरी केएनएन को छोड़ के। ठीक। एक इसमें एक्स्ट्रा आता है, नहीं 22, बोल पाओगे ना मॉक में? हम्म। वहां पे कोशिश नहीं होगी, बोले तो नंबर है, नहीं बोले तो जीरो। मैंने ऐसा भी देखा है, अगर वहां पे आवाज नहीं निकली तो जीरो बैठा देते हैं और निकाल देते हैं। है? नहीं नहीं, वो तो वहां से निकल के तो मारेंगे नहीं। नहीं, ये कैसा था ना कि एक स्टूडेंट था, मैंने उसको बोला था कि एटलीस्ट तुम्हें बोलना आना चाहिए वहां पे। अब वो सामने वाला कुछ भी क्वेश्चन बोल रहा है, ये कुछ भी बोल रहा है, तो वो पूछ रहा है तुम जो बोल रहे हो तुम्हें समझ में आ रहा है? ऊपर से ही बोला नो सर। बोला ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा हो गया। मैंने बोला यार बोलने बोला था, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे, तो ऐसा नहीं करना है। और बाद में आता है बोलता सर मैंने तो सब चीज बोला, नंबर क्यों नहीं मिला? हम्म? नहीं, मेन टॉपिक जो चीजें थी वो उन्हें बता दिया है। इसमें दिखा दूं? हाँ, ठीक है। एनएलपी तो पता है, इसमें आगे क्या यूज किया मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगे तो वो देखने क्या क्या क्वेश्चन, जैसे इसमें आप जो यूज कर रहे हो, इंफ्लुएंसर मॉडल क्या होता है, मॉडल जैसे इसमें रहा है कि मुझे अपना मॉडल यूज करना है, क्या यूज करना है? इसके लिए आरएनएन एमएसटीएम का यूज करता है आगे जाके, आरएनएन एम और ट्रांसफॉर्मर। तो ये पूछा है कि ये क्या है, तो ये ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर से आप बोल सकते हो कि अगर कोई आर्किटेक्चर के आसपास इंपोर्टर डिपेंड, अगर उसमें से बोलेंगे इंपोर्टर डिपेंड क्या है तो उसमें समझ सकते हैं। बट ये कि अभी ये पहले बाकी क्या होगा, जो आपके मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, इतना वो क्वेश्चन पूछा थर्सडे को हम लोग का मॉक रहेगा, थर्सडे को मॉक रहेगा ऑनलाइन। मैं देखूंगा ना कि कब से कम, पर वो मैं नहीं लूंगा, मैं कितनी बार बताया,
कितनी बार बताएं? लेकिन इसके लिए फाइल होगा ये होस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इस वाले कोड को ना रखने डाला है। मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड। ये बता देगा आपने डाला है या नहीं डाला। ये बता रहा है कि इधर में एक कोड डाला हुआ है। आपने डाला है नहीं डाला है। क्या वैलिड आंसर परसों यार ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन कनेक्ट करना है। एक मॉक होगा जिसमें क्या है 3 लोग होंगे, एक बाहर का मतलब कोई भी टीचर होंगे वो मॉक लेंगे, मैं बस बैठ के देखूंगा किस तरीके से आपका परफॉर्मेंस जा रहा है, उसी का एक प्रैक्टिस के लिए समझ में है सबका। तो 10 मिनट तो लगेंगे। कब है? अच्छा फाइनल कब है आप लोग का? मंडे, ठीक है। तो मंडे को आपका कोई भी क्लास नहीं होगा, डायरेक्टली क्या होगा, ठीक है। इधर देख लो, मंडे को किसी का क्लास नहीं होगा, उस दिन क्या रहेगा, आपका मॉक चलेगा, मॉक और प्रोजेक्ट दोनों साथ ही साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन ही ठीक है। उस दिन अगर क्लास नहीं नहीं फिर एक ही उसी दिन रखेंगे ना, क्योंकि मैं रख रहा था, कल रख रहा था, बट क्या है कि बहुत लोग नहीं आ रहे ना। हमारे पास इसमें क्या करते हो कि आपके पास आप कोड को पुश करते हो, लॉगिन है इसमें। अगर इसके ऊपर है सेम कोड है ना, क्योंकि मैं इसको पूरी करूंगा फिर नहीं तो मैं इससे लेता हूँ, क्योंकि अगर पूरी करेंगे ना ये पूरा कोड इसके अंदर आएगा, फिर यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल नाम जो भी रखना है कर लो। बाकी किसी का कोई डाउट है? जिसका डाउट है वो रुकेंगे, बाकी जा सकते। किस चीज की छुट्टी रहेगी? क्या तो सिंपली हम फाइल को ऐड करके अब इसको ऐड हमने यहाँ पे कर दिया, ये क्या होगा फाइनल होगा, इसको क्या ऑनलाइन अपलोड कहाँ पे, ये वाले लिंक। इसके लिए कैसे होगा, ये वाला अगर आपको रिमोट ऐड करना है, रिमोट ऐड सारा काम सबमिट करने के बाद ना लास्ट हमारा ये हमने क्या किया, इस फाइल
तो क्या लिंक में पुश करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नाम नहीं रखते ना, ये लिंक हमने कहाँ पर रखा था, तो ये ओरिजिन के पास। अगर मेन पे रखो तो मेन लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बाइट को क्रिएट क्या हो गया यहाँ पे देखो, अगर आपको मेन ब्रांच बनाने का ये ब्रांच मेन बाइट को हमारा मास्टर है, मास्टर में हम लोग क्या करेंगे ब्राउजर में शांत हो जाओ, पीछे क्लास चल रही है, ठीक है। तो भी बात करना धीरे धीरे, नहीं तो जिसका काम हो गया चले जाओ, चले जाओ, या तो फिर क्या मार के निकाले जाओगे। क्या बात है? आप एपीआई की यूज कर लो, एपी के क्योंकि वो जैसे आप यहाँ पे किया यहाँ पे सीक्रेट की का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने सीक्रेट की ऑप्शन है ना, सिक्योरिटी की कंडीशन क्यों कीजिए कुछ और की का यूज करने के लिए use secrets. यहाँ पे क्या करते हैं, तो ध्यान से सिगरेट की क्या वहाँ पे वेरिएबल का नेम, जैसे आपने यहाँ पे फाइल तो ये
वैल्यू क्या अगर ये एरर देगा ना तो डबल और ये हमारा सिलेक्ट की बाकी एक बार ये क्रॉस चेक करेंगे ये तीनों में से क्या चीज है तो पहले मुझे क्या करना होगा ये फाइल ऐड किया तो ये फाइल ऐड किया फाइल को में क्या करना है दोबारा हम बीच में क्या करेंगे फाइल डालेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये लोकल में लिंक है